नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैन एंड ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, मेरे पीछे आप जो इमेज देख रहे हैं उसमें आपके सारे टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 8, ठीक आप मेरे साथ खड़े यहाँ पे। और हम हमेशा ये मानते हैं कि हम सब मिलकर वैसे अकेले तो नहीं, लेकिन हम सब मिलकर और आपका अगर साथ हमें मिलेगा तो आप सभी के एग्जाम्स जो भी होंगे, अभी फाइनल एग्जाम जो भी आने वाले हैं, उसमें आप सब बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। एकदम प्राउडली अपने मार्क्स को आप बताएंगे अपने पेरेंट्स को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, और बहुत अच्छे मार्क्स से कॉन्सेप्ट को लर्न करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यही हमारा हर बार मानना है कि टुगेदर वी कैन विन। दैट इज, आप और हम अगर मिलकर मेहनत करेंगे, हम मेहनत करेंगे वीडियोस में, सेशंस में, लेक्चर्स में, हर वो चीज जो पॉसिबल है वो आपको डिलीवर करेंगे। आप उनको देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाएंगे अच्छे से पढ़ के, तो हम सब मिलके पक्का इस जंग को जीत जाएंगे। जंग ही है वैसे तो ये जीवन की, परंतु जीतना जरूरी है। और आज का हमारा जो सेशन है वो किस बेस पे है, क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो पहले वो आपको थोड़ा सा मैं एक रफ आइडिया दे दूं। तो कक्षा 8वीं की जो हमारी गणित है, जिसको अच्छा बनाने की, जिसको स्ट्रांग बनाने की आपने और हमने कसम खाई है, तो उसको हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जहां पे हम आज शुरू करने वाले एक चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। 13वां चैप्टर है आपकी किताब का। इसके पहले के 12 चैप्टर्स हम सारे खत्म कर चुके हैं। यदि आपने इनमें से कोई भी चैप्टर नहीं देखा या आप देखना चाहते हैं तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। हर एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल से लेकर ट्राई से लेकर एक्सरसाइज क्वेश्चन तक हर एक चीज हमने कवर करने का पूरा प्रयास किया है। बस आप केवल पढ़ने की इच्छा लाइए, बाकी हमारे पास कंटेंट तो बहुत है आपको पढ़ाने के लिए। चलिए, चैप्टर नंबर 13 है ये, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। काफी अच्छा चैप्टर है, मैथमेटिक्स काफी लगती है इसमें, और ऐसे देखिए तो कॉन्सेप्ट काफी आसान है, बस एक बार समझने की जरूरत है। तो अगले कुछ 5 मिनट में आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा केवल समझने की ओर। चाहिए तो अपना पेन पेपर साइड में रख के सिर्फ थोड़ी देर पढ़ाई करने की ओर ध्यान दें कि चीजें समझेंगे हम, क्या होगा यहाँ पे और कैसे इस चैप्टर को हम आगे देखेंगे। आपको यहाँ पे एक पेन चलता दिखा होगा, मतलब आपकी और हमारी यहाँ पे बिल्कुल सही सिंक में हम चल रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। चलिए, कुछ कहानी है यहाँ पे जो हम देखेंगे। मोहन प्रिपेयर्स टी फॉर हिमसेल्फ एंड हिज सिस्टर। मोहन एक अच्छा बच्चा है, अच्छा भाई है, वो अपने लिए एवं अपनी बहन के लिए चाय बना रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। ही यूजेस 300 ml ऑफ वाटर। उन्होंने 300 ml पानी लिया, 2 चम्मच शक्कर लिया, 1 चम्मच चाय पत्ती और 50 ml मिल्क को यूज करके वो इस चाय को बना रहे हैं। ठीक है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम विल ही नीड। अब आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि यदि उनको 5 लोगों के लिए चाय बनानी है, 5 लोगों के लिए चाय बनानी है, तो फिर कितना सामान लगेगा। आपको पता किसके बारे में है? 2 लोगों के बारे में है। पता लगाना किसके बारे में है? 5 लोगों के बारे में। बहुत ही सिंपल सा गणित हम लोग ये सीखते हैं, जिसमें हम कहते हैं यूनिटरी मेथड, जहां पे हम क्या करते हैं, पहले एक व्यक्ति के बारे में गणना करते हैं, फिर 5 व्यक्ति के बारे में हम निकाल सकते हैं। यही होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे 300 ml मिल्क पानी किसके लिए? 2 लोगों के लिए है, तो एक व्यक्ति के लिए कितना लगेगा सर? डिवाइड बाय 2 कर दीजिए तो 150 ml। ठीक है, यहाँ पे 2 चम्मच लगती है शक्कर, तो 1 चम्मच लगेगी। चाय पत्ती लगती है 1 स्पून, तो आधा स्पून लगेगा। दूध लगता है 50 ml, तो 25 ml लगेगा। किसके लिए? एक व्यक्ति के लिए। अब आपको यदि 5 व्यक्तियों के लिए बनानी है, 5 व्यक्तियों के लिए बनानी है, तो इन सबको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल। 10 व्यक्तियों के लिए बनानी होती तो 10 से मल्टीप्लाई करते, 15 के लिए, 20 के लिए, 7 के लिए, 4 लोगों के लिए, जितने भी लोगों के लिए बनानी है, पहले हमने क्या किया, जो हमें जानकारी दी गई थी उसका उपयोग करके पहले हमने एक व्यक्ति के लिए निकाली कि कितना सामग्री लगेगी। उसके बाद हमसे पूछा गया 5 व्यक्तियों के लिए, तो हमने 5 से गुणा करके अपना जवाब बता देना है कि नहीं? जी सर, बिल्कुल ठीक। चलिए, यहां तक हमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ टू स्टूडेंट्स, यदि 2 विद्यार्थी हैं जो कि 20 मिनट में क्या करते हैं, कुर्सियां अरेंज कर देते हैं एक असेंबली में। असेंबली आप सबने देखा होगा, आप सबके स्कूल के प्रांगण में होती होगी या फिर हॉल में, जो जहां भी होती होगी, वहां पे कुर्सियां जमाने में 2 लोगों को कितने मिनट लगे? 20 मिनट लगे। देन हाउ मच टाइम वुड 5 स्टूडेंट्स टेक टू डू द सेम जॉब। अब आपसे क्या पूछ रहा है भाई, 2 लोगों को लग रहे हैं 20 मिनट। ठीक है,
अब उन दो लोगों को देख के भैया उनके दोस्तों को बुरा लगा कि ये लोग पूरा काम कर रहे हैं। अगले दिन 2 की जगह 5 लोग गए, ठीक है। तो अब आपको बताना है 5 लोगों को कितना समय लगा। अब यहां पे कैसे गणना होगी सर, यहां पे थोड़ा सा स्कीम उल्टी चलेगी। किस प्रकार सर, 2 लोगों को लग रहे हैं 20 मिनट और 5 लोगों को यही काम करने में लगेंगे थोड़ा कम समय। क्यों भैया? क्योंकि सर काम अब बट जाएगा। पहले 2 व्यक्ति कर रहे थे, अब 5 व्यक्ति करेंगे तो काम बट जाएगा। अब यहां पे आप देखो, इसको थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। भाई 2 व्यक्ति कितनी देर काम कर रहे हैं? 40, कितना हो जाएगा ये जोड़ के 40। कैसे? 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं 20 मिनट, 20 इंटू 2 करोगे तो 40 काम हो रहा है, ठीक है। ऐसे आप समझो कि 40 मिनट काम हो रहा है या फिर 40 काम हो रहा है। तो यदि एक व्यक्ति करेगा तो उसे 40 मिनट लगेंगे, ठीक है। इसीलिए जब 2 व्यक्ति कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 2 हो गया, 40 डिवाइड बाय 2 मतलब 20 मिनट लगे। अब 5 व्यक्ति करेंगे तो यही 40 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आपका जवाब होगा 8 मिनट। कितना? 8 मिनट में 5 लोग कर देंगे। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। क्या बोला मैंने? भाई 2 लोगों को लग रहे हैं 20 मिनट। यहां से मैंने पता लगाया कि एक व्यक्ति को कितने लगेंगे सर। अगर अकेला होता तो दोनों का काम करना पड़ता उसको, तो 20 और 20 40। अब 5 लोग हैं तो यही जो 40 मिनट का काम है वो बढ़ जाएगा 5 लोगों में। भाई तुमने 2 रो अरेंज कर दी, तुमने 2 रो कर दी, तुमने 2 रो कर दी, इस व्यक्ति ने 2 रो कर दी। कितना हो जाएगा? 8 मिनट में पूरा काम हो जाएगा। यह बेसिक गणित है, एकदम कॉमन सेंस वाला, जो हम थोड़ा सोचेंगे समझेंगे तो आसानी से इन सारे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। और पूरे इस चैप्टर में हमें यही करना है, केवल लॉजिक के हिसाब से सोचना है कि किस तरीके से किसी सवाल को अप्रोच करेंगे और उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहां पे हमने क्या अप्रोच दिखाई कि भाई 20 मिनट लग रहे थे 2 लोगों को, तो पहले हमने पता लगाया एक व्यक्ति को कितना समय लगेगा। सर 2 को लग रहे थे 20, तो इस एक को दोनों का काम करना पड़ेगा तो उसे लग जाएंगे 40 मिनट। और क्योंकि 5 लोग कर रहे हैं तो फिर वो 40 मिनट में जो पूरा काम हो रहा था वो 5 लोग करेंगे, तो 40 डिवाइड बाय 5 मतलब 80, 8 मिनट में आपका काम हो जाएगा। ये आपको समझ में आया? जो दोनों सवालों में ऊपर था, चाय वाला सवाल और कुर्सी वाला सवाल, दोनों ही सवालों में जो बेसिक चीज हमने करी वो ये कि एक की क्वांटिटी पता लगाई। क्वांटिटी ऑफ 1 यूनिट हमने पता लगाया कि भाई 1 कप चाय बनाने में कितना, एक व्यक्ति को काम करने में कितना। तो मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आ रहा है वो ये सीखने में आ रहा है कि कोई भी सवाल को सॉल्व करना हो तो हमें एक क्वांटिटी यूनिटरी मेथड का यहां पे थोड़ा ज्यादा उपयोग करना पड़ेगा। चलिए, देन हाउ मच 5 स्टूडेंट, ठीक है। वी कम अक्रॉस मेनी सच सिचुएशंस इन आवर डे टू डे लाइफ वेयर वी नीड टू सी वेरिएशन इन वन क्वांटिटी ब्रिंगिंग इन वेरिएशन इन द अदर क्वांटिटी। अब यहां पे कहानी का सार क्या है कि ऐसे जीवन में बहुत सारे क्षण आते हैं, बहुत सारे पल आते हैं कि जब आप किसी एक चीज में चेंज लाते हैं तो उसी की वजह से वेरिएशन का मतलब क्या होता है? चेंज। किसी दूसरी चीज में भी चेंज आता है। उदाहरण के तौर पे यहां पे जब आपने स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाई, स्टूडेंट्स की संख्या में चेंज लाया तो समय में भी चेंज आ गया। जब आपने चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ाई, तो चाय की क्वांटिटी में भी चेंज आ गया। तो इस प्रकार किसी एक चीज में चेंज की वजह से दूसरी चीज में चेंज आना बहुत ही सामान्य सा कॉन्सेप्ट है जो कि हम लाइफ में पढ़ते हैं। और ये पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड होगा कि जब आपने किसी एक चीज को चेंज किया तो दूसरी चीज में चेंज आ रहा है। इसको पढ़ना, इसको समझना हम पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं। चलिए, अब यहां पे हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं जो कि हमारे पास हैं। इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज्ड इंक्रीजेस, जब आप किसी चीज की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो भैया जो टोटल कॉस्ट है, जो पैसा आप देंगे वो भी बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है। यदि 2 हैं 20 के तो 4 होंगे 40 के, 10 हो जाएंगे 100 के, ठीक है। चलिए, कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं और हमें दूसरा एग्जांपल क्या दिया जा रहा है? मोर द मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक मोर इज द इंटरेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा पैसा बैंक में जमा करेंगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट बैंक आपको पे करेगा। बहुत ही सरल सी बात है भाई। अगर आपने 10,000 रुपए जमा किए, बैंक आपको 10,000 रुपए इंटरेस्ट देगा। आपने 50,000 रुपए जमा किए, बैंक आपको 50,000 रुपए पे इंटरेस्ट देगा, जो भी उनका इंटरेस्ट रेट होगा उसके हिसाब से, ठीक है। चलिए,
as the speed of vehicle increases, the time taken to cover the distance, same distance decreases. मतलब मान लीजिए आपके घर से स्कूल जाना है आपको, ठीक है, इसके बीच की दूरी है मान लीजिए 5 किलोमीटर। अब अगर आप पैदल जा रहे हैं, वॉक करके जा रहे हैं, तो आपको मान लीजिए कितना लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। आप साइकिल से गए तो आपको आधा घंटा लगा, ठीक है। अब आप बाइक से जा रहे हैं, मतलब आपके पिताजी या माताजी के साथ, क्योंकि आप छोटे हैं तो भाई बाइक या एक्टिवा चलाएंगे तो गलत बात हो जाएगी, इलीगल हो जाएगा। तो यदि आप अपने माता पिता के साथ जा रहे हैं बाइक से, तो आपको मान लीजिए 15 मिनट लग रहा है। वहीं आप अगर सोच लीजिए हेलीकॉप्टर ले लिया, फिर कार ले लिए हैं, तो भैया कार और तेज चल रही है तो आपको 10 मिनट लग रहा है। हेलीकॉप्टर ले लिए, मान लीजिए अगर आपको कभी राइड मिल गया, तो हेलीकॉप्टर में आपको कितना लग रहा है, 5 मिनट लग रहा है। ये क्या है, क्या अलग अलग साधन की वजह से घर और स्कूल की दूरी कम ज्यादा हो रही है? नहीं सर, ऐसा तो है नहीं कि मैं पैदल जाऊंगा तो स्कूल 5 किलोमीटर दूर होगा, बाइक से जाऊंगा तो 2 किलोमीटर दूर होगा। स्कूल से लेकर घर तक की दूरी तो सीमित है, घर से लेकर स्कूल तक की दूरी है सीमित। तो यहां पे समय कम क्यों होते जा रहा है? क्योंकि सबकी स्पीड अलग अलग है। भाई पैदल चलने की स्पीड अलग, साइकिल से चलने की स्पीड अलग, बाइक से अलग, कार से अलग, हेलीकॉप्टर से अलग। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है, समय भी कम होते जा रहा है। क्या हुआ है भाई? जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, मान लो पैदल चल रहे हो 5 की स्पीड पे, साइकिल से गए 15 की स्पीड पे, बाइक पे गए 30 की स्पीड पे, कार पे गए 40 की स्पीड पे, और अगर हेलीकॉप्टर में गए मान लो 50-60 की स्पीड पे, तो समय आपका कम होते जाएगा, क्योंकि दूरी निश्चित है। बस केवल क्या बदल रहा है, आपका समय बदलते जाएगा। क्या आपको यह समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी हां सर, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस अगर उतना ही है तो भैया टाइम हमेशा कम लगेगा। टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखते हैं। फॉर अ गिवन जॉब मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स लेस द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब। ये हम पहले ही देख चुके हैं। अब यहां पे हमने देखा था भाई, जब 2 की जगह 5 लोगों ने काम किया, तो पहले जो कुर्सी जमाने का काम 20 मिनट में हो रहा था, वो 8 मिनट में हो रहा है। ठीक है, ये क्या हुआ? जब आपने ज्यादा लोगों को कार्य करने के लिए लगाया तो आपका समय यहां पे घट गया। ये यहां पे लिखा है कि मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स, जब आप लोगों को बढ़ा देंगे, संख्या बढ़ा देंगे, आपको जितना समय लगना चाहिए किसी काम को पूरा करने में, उससे कम लगेगा। ये बहुत ही आसान था यहां पे। अच्छा, एक बात आपने नोटिस की, जो ऊपर के 2 एग्जाम्पल थे उसमें अगर एक चीज बढ़ाई तो दूसरी भी बढ़ रही है कि नहीं? भाई आपने आर्टिकल्स बढ़ाए तो कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है, आपने मनी बढ़ाया तो इंटरेस्ट बढ़ गया। नीचे के 2 एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? जब आप एक चीज को बढ़ा रहे हैं दूसरी घट रही है। ठीक है, जब आपने स्पीड को बढ़ाया तो हुआ क्या? स्पीड को बढ़ाने पे टाइम कम हो गया। ठीक है, जब आपने वर्कर्स को बढ़ाया, ठीक है, तो आपको टाइम क्या हो गया? कम हो गया। तो ऊपर के 2 एग्जाम्पल में एक चीज को बढ़ाया तो दूसरी बढ़ रही थी, नीचे के 2 एग्जाम्पल में एक चीज को बढ़ाया तो दूसरी घट रही थी। स्पीड को बढ़ाया तो समय कम हो गया, व्यक्तियों को बढ़ाया तो काम करने में लगने वाला टाइम कम हो गया। ठीक है, अब यही हमारे चैप्टर का नाम है, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। और ये 4 एग्जाम्पल में से 2 एग्जाम्पल सीधे सीधे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हैं और 2 हैं इनवर्स प्रोपोर्शन के। और ये शब्द कोई नए नहीं है आपके लिए। डायरेक्ट और इनवर्स शब्द आपने गणित में या फिर इंग्लिश में बहुत बार पढ़े होंगे, खास करके इनवर्स। ठीक है, इनवर्स तो आपको पता ही होगा। इनवर्स का बेसिकली सिंपल मतलब क्या होता है सर? इनवर्स का मतलब होता है सामान्य भाषा में उल्टा। ठीक है, तो डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा। ठीक है, अगर मैं हिंदी में लिखूं, जो कि मेरी थोड़ी कमजोर है खासकर लिखने में, तो सीधा ऐसे लिखेंगे ना। चले, सीधा और उल्टा, मैं ये 2 वर्ड लिख रहा हूं। ठीक है, हिंदी भाषा में एक जगह लिखा मैंने सीधा, एक जगह लिखा मैंने उल्टा। तो हिंदी सीखो राहुल सर। चलिए, हिंदी हम लोग मैम से पढ़ेंगे कभी, किसी दिन टाइम मिलेगा तो। सीधा और उल्टा ये 2 शब्द लिखे मैंने। सीधा का मतलब है
एक दूसरे के साथ चलना, भाई सीधा चलो, मेरे साथ चलो, ठीक है। तो सीधा चलने का मतलब है जहां हम जा रहे हैं वहीं आप जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आपने जो पहले दो एग्जाम्पल देखे वो प्रचंड एग्जाम्पल्स हैं किसके, सीधा प्रपोर्शन के, डायरेक्ट प्रपोर्शन के, क्योंकि इसमें एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और यदि एक चीज घटेगी तो दूसरी भी घटेगी, ठीक है। सीधा या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब हमेशा बढ़ना नहीं होता है, घटना भी उसमें शामिल है, परंतु किंतु सीधे प्रोपोर्शन का सीधा मतलब यह है कि जब एक चीज बढ़ रही है उससे संबंधित दूसरी चीज बढ़ेगी, जब एक चीज घट रही है उससे संबंधित दूसरी चीज भी घटेगी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। हालांकि बाकी दो एग्जाम्पल है हमारे उल्टा प्रोपोर्शन के, जिसमें यदि एक चीज बढ़ी तो दूसरी घटेगी, यदि एक चीज घटी तो दूसरी बढ़ जाएगी, सिंपल, ठीक है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या सीधे प्रोपोर्शन में यह होता है कि जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, वही चीज घटेगी तो दूसरी भी घट जाएगी, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन में अगर मैं आपको बेसिक फंडा समझाऊं, उसका नाम इनवर्स है, मतलब उल्टा प्रोपोर्शन है कि एक चीज को आपने बढ़ाया तो दूसरी चीज घट गई, और एक चीज को आपने घटाया तो दूसरी चीज बढ़ गई, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पूरी कहानी चलती है, और इन दोनों के बेसिस पे आपको सवाल सॉल्व करने होते हैं पैटर्न को चेक करके। चलिए अब यहां पे देखिए, आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यहां एकदम बढ़िया एग्जांपल दिया गया है। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज 36, यदि 1 किलो शक्कर का दाम 36 रुपए है, देन व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर। अब ये कैसे निकालोगे सर, 36 रुपए 1 किलो का है, ठीक है, हमें पूछा गया है 3 किलो का, तो भाई 1 से 3 पहुंचने में इंटू 3 गया, तो 36 में भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 तिया 18, 1 कैरी 3 3 9 110, क्या वो 108 आ रही है? यस सर 108 आ रही है 3 किलो शक्कर की दाम, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से यदि आपको 1 किलो शक्कर का दाम पता है तो आप आसानी से 5 किलो और 8 किलो शक्कर का दाम निकाल सकते हैं, लेकिन क्या पता होना चाहिए 1 किलो शक्कर का दाम, ठीक है, या फिर ऐसी जानकारी होनी चाहिए जिससे 1 किलो शक्कर का दाम निकल जाए। उदाहरण के तौर पे हमने जो दो एग्जाम्पल देखे थे, सबसे पहले वो चाय वाला और कुर्सी वाला, उसमें जो हमने नोट किया था वो यही नोट किया था कि दोनों ही केसेस में पहले हमने एक एक क्वांटिटी की कंपैरिजन किया था, एक एक क्वांटिटी को देखा था, उसके बाद बाकी के बारे में कुछ टिप्पणी करी थी, ठीक है। अब जैसे यहां पे देखिए आपको टेबल में साफ साफ बता रहा है, यदि आपको 1 किलो शक्कर का दाम पता है और 3 किलो का निकालना है, तो आप कैसे कनेक्शन बना रहे हैं कि भाई 1 से 3 पहुंचने के लिए इंटू 3 किया होगा, तो दाम में भी इंटू 3 करना चाहिए, और वही हुआ। 1 से 5 पहुंचने के लिए आपने इंटू 5 किया होगा, दाम में भी इंटू 5 होना चाहिए। अगर आपको 10 किलो शक्कर का दाम चाहिए तो भाई 1 से 10 पहुंचने के लिए इंटू 10, तो यहां पे भी 36 से 10 पहुंचने के लिए इंटू 36, तो इंटू 10 तो 360, कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब आपको यहां पे ऑब्जर्व क्या करना है, ऑब्जर्व दैट एज द वेट ऑफ शुगर इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे आप शुगर की क्वांटिटी इंक्रीज करते जा रहे हैं, वेट इंक्रीज करते जा रहे हैं, कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस, कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, परंतु किंतु कैसे इंक्रीज हो रही है, ऐसा तो है नहीं। अब इंक्रीज के मामले में तो भाई ऐसा है कि अगर मैं यहां पे 3 किलो के 100 रुपए भी लिख दूं तब भी वो इंक्रीज तो हो रहा है। सर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपने क्या सिखाया है कि यदि एक चीज के दाम बढ़ते हैं या एक चीज इंक्रीज होती है, दूसरी भी इंक्रीज होनी चाहिए। 36 से 100 हो गया, मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। क्या ऐसा होता है? मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे, मेरे दिमाग में जो विचार आया वो ये आया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा है कि जब एक चीज बढ़ती है दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहां 1 से हो जाना चाहिए 3, तो यहां 36 से 108 ही क्यों होगा, क्यों नहीं 100, क्यों नहीं 90? हर केस में बढ़ तो रहा ही है ना। यदि मैं वो 108 की जगह 90 लिख दूं तब भी बढ़ेगा, 36 की जगह हो जाएगा 90, बढ़ गया। तो क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस बन रहा है? क्या यहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट सही तरीके से अप्लाई हो रहा है? वही आपको समझाने के लिए हमने एग्जांपल दिया है कि यहां पे देखो, इन सच अ मैनर दैट द रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे चैप्टर की यहां लिखी है आपके पास, इतना क्या,
रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। अर्थात डायरेक्ट प्रपोर्शन में या फिर किसी भी प्रपोर्शन में, डायरेक्ट हो या इनवर्स हो, केवल साथ में आगे बढ़ना या फिर उल्टी दिशा में आगे बढ़ना काफी नहीं है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप किसी को बोल रहे हैं कि किसी ने आपसे पूछा कि भाई साहब मुझे इस जगह से उस जगह जाना है। ठीक है, आपने कहा चलिए आप मेरे साथ। अब आप उस इंसान को लेके जा रहे हैं, अब आप चल रहे हैं धीरे धीरे अच्छे एक नॉर्मल स्पीड पे, वो इंसान तेज भागने लग जाए या फिर धीमे चलने लग जाए, तो क्या आप दोनों सही मंजिल पे पहुंच पाएंगे? आपको तो रास्ता पता है, आप तो पहुंच जाएंगे, उसका क्या होगा सर? वो भटक जाएगा। कैसे सर? अगर ज्यादा तेज चलेगा तो हमसे पहले कहीं गलत मुड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। धीरे चलेगा तो हम पहले मुड़ जाएंगे, उसे दिखेगा ही कि नहीं हम मुड़ गए, तो फिर रास्ता गलत हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए केवल रास्ता बताना काफी नहीं होता है, किसी के साथ चलते वक्त बराबर स्पीड में चलना, एक बराबर रेशियो में चलना जरूरी है। मतलब अगर आपने 10 कदम आगे बढ़ाए और उस व्यक्ति ने 6 कदम ही आगे बढ़ा, या वो 12 या 15 कदम आगे बढ़ा के आपसे आगे निकल गया, तो अगले मोड़ पे दाएं लेना है कि बाएं उसे पता नहीं चलेगा, वो गलती से बाएं ले लेगा, जाना होगा दाएं, तो फिर क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए डायरेक्ट प्रपोर्शन में भी और जीवन में भी जब भी अपने दोस्तों का किसी का साथ निभाओ तो भैया एक साथ चलना। ठीक है, खाली थोड़ा सा बता के नहीं छोड़ देना है। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में भी क्या होता है, यदि एक चीज इंक्रीज होगी दूसरी चीज भी उसी रेशियो में इंक्रीज होगी। मान लीजिए यहां पे अगर आपने शक्कर के वेट को 3 से इंक्रीज किया तो क्वांटिटी भी, आपका जो कॉस्ट है वो भी 3 से इंक्रीज हो रही है, तो सिंक में चल रहे हैं। ठीक है, एक साथ। यदि शक्कर 5 किलो इंक्रीज हो गई तो क्वांटिटी भी कितनी हो जाएगी? 5 से इंक्रीज हो जाएगी, 180 हो जाएगी। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर। कहने का क्या तात्पर्य है कि केवल एक साथ आगे बढ़ना या एक साथ पीछे आना काफी नहीं है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की अगर बात करें तो हमेशा सदैव क्या होना चाहिए? आगे बढ़ने का या पीछे आने का रेशियो एक बराबर होना चाहिए, तभी चीजों को डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कहा जाता है। इनवर्स प्रोपोर्शन में भी यदि आप ऊपर नीचे जा रहे हैं, एक चीज बढ़ रही है और दूसरी घट रही है, तो वो जो रेशियो है बढ़ने घटने का वो बराबर होना चाहिए। यदि उसमें आपने 19-20 कर दिया, यदि उसमें आपने गलत कर दिया तो फिर आप गलत दिशा में चले जाएंगे। तो प्रोपोर्शन में हमेशा क्या होता है? रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। ये चीज बहुत जरूरी है। यदि ये चीज हमने गलत कर दी तो फिर हम कहीं भी सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब हमेशा रेशियो से फिक्स रहेगा, कुछ भी चेंज ज्यादा नहीं होता है। चलिए, स्क्रीन क्लियर। अगला हम देख लेते हैं, हमारे पास कुछ एग्जांपल है। टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है, चलिए हमारे पास समझने के लिए एक और एग्जांपल दिया गया है यहां पे। सपोज अ कार यूजेस 4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल टू ट्रैवल 60 किलोमीटर। मतलब गाड़ी जो है हमारी 4 पहिया वाहन है, वो 60 किलोमीटर चलने के लिए 4 लीटर पेट्रोल यूज करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाउ फार विल इट ट्रैवल यूजिंग 12 लीटर। जब आपने अगर 12 लीटर पेट्रोल भरवा लिया है तो वो कितने किलोमीटर चलेगा? सर 4 लीटर में चलता था 60। ठीक है, अब आपने कर लिया 12 लीटर, मतलब कितना गुना कर लिया? 3 गुना। अब सर पेट्रोल अगर 3 गुना हो गया है तो डिस्टेंस भी 3 गुना कवर हो जाएगा, जो कि 180 किलोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये डायरेक्ट प्रपोर्शन ऐसे सेम फंडे से नहीं चलता, मतलब अगर आप बोलेंगे कि नहीं हमें रेशियो कांस्टेंट नहीं रखना है, तो फिर किसी भी तरह की कैलकुलेशन करना हमारे नामुमकिन हो जाएगा। क्यों भैया? सर हम नहीं मानते कि वो अगर ये 3 गुना बढ़ा है तो ये भी 3 गुना बढ़ेगा। तो ठीक है, आपके हिसाब से बता दो 12 लीटर में कितना चलेगा? सर हमारी गाड़ी 160 चलेगी। कोई बोलेगा हमारी 190 चलेगी, हमारी 200 चलेगी। भाई कैसे? ऐसे तो फिर कुछ कैलकुलेट ही नहीं हो पाएगा। तो रेशियो कांस्टेंट रहना जरूरी है ताकि हम कोई भी परिकल्पना, कोई भी सोच, कोई भी अजम्पशन कर पाए और हमारी कैलकुलेशंस कर पाए। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी क्योंकि रेशियो कांस्टेंट है और हमें पता है कि भाई साहब 4 लीटर पेट्रोल से कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर चल रही है, तो 3 गुना करने पर डिस्टेंस भी 3 गुना हो जाएगा, तो ये 180 होगा। तो क्या हम सोच पाए, परिकल्पना कर पाए कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगी गाड़ी 12 लीटर में? हाँ सर। किसकी बदौलत?
उस कॉन्सेप्ट की बदौलत जो कहता है कि रेशियो कांस्टेंट रहेगा। मतलब यदि ये 3 से बढ़ रहा है, ये 3 गुना हो रहा है, तो ये भी 3 ही गुना होगा, 2.5 गुना, 4 गुना, 5.5 गुना नहीं होगा। सेम ही तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कैसे हमने कैलकुलेट किया? तो देखो यहां पे क्या लिखा है हमने कि भाई 3 टाइम्स ऑफ 4 लीटर्स, इसीलिए डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। वही हम आपसे कहना चाह रहे थे कि यदि हम ऐसा नहीं मानेंगे, यदि हम इसको अज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर किसी भी तरह की कैलकुलेशन करना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि आप बोलेंगे नहीं 180 नहीं, 170, कोई बोलेगा 190, कोई बोलेगा 200, तो इस तरह से किसी भी तरीके की कल्पना करना असंभव। चलिए, इन अदर वर्ड्स, व्हेन द पेट्रोल कंजम्पशन बिकम्स 3-fold, 3 गुना, distance traveled is also 3-fold। ठीक है, प्रीवियस वन। लेट अस द कंजम्पशन ऑफ x लीटर्स करस्पॉन्डिंग टू, चलिए अब यहां आपको थोड़ा सा होमवर्क करना है। अब पेट्रोल हो गया 4 से 8, मतलब कितना? डबल। अब जब पेट्रोल हो गया डबल, तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ये लॉजिकली मैथमेटिकली हम सही सोच रहे हैं? हां जी सर, बिल्कुल सही आर्ग्यूमेंट है कि पेट्रोल डबल कर दिया, डिस्टेंस भी डबल। पेट्रोल 3 टाइम कर दिया, डिस्टेंस भी 3 टाइम्स है। अब यहां पे देखो पेट्रोल कितना हो गया? 4 से 15। सर ये तो 4 गुना से कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको 4 लीटर का पता है, हमारे पास एक रामबाण इलाज है इस चीज का। वो क्या होता है? सर 1 लीटर का निकाल लो, उसके बाद तो कोई भी कैलकुलेशन करना आसान है। बहुत बढ़िया। तो भाई 4 लीटर में 60 किलोमीटर, तो 1 लीटर में कितना? सर 60 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। भाई 4 में 60, तो 1 में कितना? 60/4 डिवाइड करोगे 15 आएगा आपका आंसर। तो 1 लीटर में 15, तो 15 लीटर में कितना? सर 1 लीटर में 15 है, तो 15 लीटर में 15 इंटू 15, अर्थात 225 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। बहुत बढ़िया। 20 लीटर में कितना? सर 4 पंजे होता है 20, तो 5 गुना यहां हो गया, तो यहां भी 5 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? सर 6 5 हो जाएगा, यहां पे 30, तो 300 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 300 किलोमीटर। 25 किलोमीटर में कितना होगा? सर 1 लीटर में चलता है 15, तो दोनों कैलकुलेशन चलेंगी। यहां पे 4 लीटर वाला यूज हो रहा था, हमने वो यूज कर लिया। यहां पे हमारे पास 25 के लिए कोई कैलकुलेशन वाला हमारा हेल्प नहीं है, तो हम 1 लीटर वाला यूज करेंगे। भाई 25 इंटू 15 कर दो, तो 25 इंटू 15 करने पे कितना आएगा? सर 25 इंटू 15 करने पे आएगा 250, और यहां पे 75, कितना हो जाएगा? सर 25 इंटू 10 हो जाएगा 125, सॉरी 250 और 125 जोड़ जाड़ के हो जाएगा हमारे हिसाब से 375। जी हां सर, 375 हो जाएगा यहां पे आपका आंसर। चलिए, तो भाई ये हो जाएगा आपका 25 लीटर में कितना? 375। तो आपने दोनों तरीके यूज कर लिए। 4 लीटर से निकाला 20 लीटर, और यहां पे 1 लीटर से निकाला 15 और 25 लीटर, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। जहां तीर चलाना है वहां तीर चलाएंगे, जहां तलवार चलानी है वहां तलवार चलाएंगे। यही फर्क होता है इंसान में और बंदरों में। भाई मनुष्य के पास क्या होता है? दिमाग होता है, तो हम सोच समझ के करते हैं कहां पे क्या चीज करनी है और क्या नहीं करनी है। परंतु जानवरों में ये सोच समझ नहीं होती है, इसीलिए हमें और उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसलिए हमें पता है कि सर्दी में कैसे कपड़े पहने, उन्हें नहीं पता, बेचारे वो सर्दी में परेशान होते हैं। खैर, आप तो उनकी मदद करेंगे ही। चलिए, यहाँ पे आपको समझ आ गया हम क्या करना चाह रहे थे। इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और हम मूव करेंगे अगले पार्ट की तरफ। अब जो हमें यहाँ एक और चीज देखनी, थोड़ा एग्जांपल्स हम देख लेते हैं यहाँ पे, जाके हमें हेल्प हो जाए चीजें समझने में। वी फाइंड दैट एज द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेस, जो हमने भी पीछे किया था कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 4 से 8, 12, 15, 20, 25 हुआ, वैल्यू ऑफ वाई ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, वैल्यू ऑफ वाई ऑल्सो इंक्रीज, भाई वाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है इन सच अ वे, ये इंपॉर्टेंट है, इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई डजंट चेंज। अर्थात एक्स और वाई, मतलब वो भाई प्राइस और क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल और कितना होगा डिस्टेंस, उनके बीच का जो रेशियो है, उनके बीच का जो रेशियो है वो क्या है? हमेशा कांस्टेंट है। उदाहरण के तौर पे 460 का रेशियो होगा 1/15। ठीक है, आप अगर कैलकुलेट करेंगे 15 और 225 का रेशियो, वो भी होगा 1/15। तो कहानी का सार यहां पे ये है कि जो आपका रेशियो है वो क्या है? यहां पे कांस्टेंट है 1/15। तो क्या हर एग्जांपल में वो 1/15 रहेगा? नहीं, नहीं। इस केस में 1/15 है, किसी में 1/2 होगा, किसी में
4/10 हो सकता है, किसी में 1/7 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर केस में, उस पर्टिकुलर सवाल में, उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में वो उतना ही रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। उसके आप कितनी भी वैल्यूज ले लीजिए। जैसे यहां पे देखिए, वी कैन से दैट एक्स एंड वाई आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ, यदि, कब होते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में? यदि आपको एक कांस्टेंट रेशियो मिलेगा तब। उदाहरण में अगर आपको दूं एग्जांपल के तौर पे, जो हम पिछला क्वेश्चन कर रहे थे, जब हमें 4 से 12 जाना था, हमने क्या किया सर? हमने ये देखा कि भाई 4 में इंटू 3 हो रहा है, 60 में भी इंटू 3 हो जाएगा तो 180 हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका हमने ये इख्तियार किया था। दूसरा तरीका जो हमने इस्तेमाल किया वो कैसा था सर? वो ये कह रहा था कि पहले 4 किलोमीटर से, मतलब पहले 4 लीटर से आप निकाल लो 1 लीटर की कहानी, उसके बाद आपको जो क्वांटिटी निकालनी है वो निकाल सकते हैं। दोनों ही तरीकों में जो हमारा बेसिक फंडा था वो ये यूज हो रहा था कि कुछ ना कुछ कांस्टेंट है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि हर जगह पे अप्लाई हो रहा है। भाई वहां पे क्या चल रहा था? जब आपने 4 से लेकर 12 लेके गए, आप जब 4 लीटर से 12 लीटर, तो 60 को आपने चेंज कर दिया 18 पे, भी 180 पे। ये कैसे किया कि जो रेशियो 4/60 का था वही रेशियो 12/180 का भी मेंटेन हो गया। जब आपने 1 लीटर का निकाल के सॉल्व किया तो आपने वो जो रेशियो पकड़ा था कि भाई कितना होगा, उसी का यूज करके आप आगे की वैल्यूज पता लगा पाए। भाई 4/60 से आपने निकाला कि क्या रेशियो है, तो 1:15 का रेशियो है, मतलब 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी चलती है कितनी? 15 किलोमीटर। इस रेशियो को आपने पकड़ के बाकी सारी कैलकुलेशंस किए, जैसा कि यहां पे आपको समझाया जा रहा है। इन दिस एग्जांपल 460 12/180 where 4 and 12 are quantities of petrol consumed in liters and 60 and 80 are the distances। आपको क्या देखने को मिलेगा कि यदि x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो ये रेशियो, मतलब 4/60 करने पे और 12/180 करने पे जो भी आंसर आएगा वो आपस में बराबर होंगे। करके देख लो, 4/60 भी होगा 115, 1/15, और 12/180 भी होगा 1/15। तो कैसा भी केस हो, यदि आपका रेशियो कांस्टेंट है, यदि रेशियो कांस्टेंट है तभी आप प्रोपोर्शन की बात कर सकते हैं। क्या आपको ये समझ में आया? देखो यहां पे क्या लिखा है, द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्योंकि एक चीज को आपने बढ़ाया तो दूसरी चीज बढ़ गई, उसी चीज को आपने घटाया तो दूसरी चीज भी घट जाएगी, लेकिन किंतु परंतु बढ़ने और घटने का रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहेगा। ऐसे अपने मन से कुछ भी वैल्यूज नहीं आप लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली तो टोटल अमाउंट स्पेंड, कितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं और कितने आर्टिकल आप खरीद रहे हैं, वो भी किस प्रोपोर्शन में है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्या रहते हैं? 2 बेसिक फंडे। सर पहला फंडा रहता है कि आपको चेक करना है कि यदि एक चीज बढ़ रही है या घट रही है तो दूसरी चीज भी उसी के हिसाब से बढ़े या फिर घटे, मतलब साथ में चल रहे हैं। और दूसरा, साथ में चलना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलने की रफ्तार, मतलब जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर वो ऊपर नीचे हो गया तो फिर आप अपने मंजिल के, अपने रास्ते में ऊपर नीचे हो जाएंगे। मान लीजिए आप और आपका दोस्त, आपकी गति उसकी गति यदि एक जैसी नहीं है तो फिर समस्या हो जाएगी, आप दोनों सेम जगह नहीं पहुंच पाएंगे, शायद वो कहीं और पहुंच जाए, आप कहीं और पहुंच जाए। अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि सर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेंगे, हम दोनों एक दूसरे को फोन लगा लेंगे, तो मान लीजिए उनकी गति तेज है, आपकी गति धीरे है। अब आपने बोला है कि भाई राइट लेना है, तो उनका राइट और आपका राइट जो टर्न है वो आगे पीछे हुआ, तो अब उन्होंने लिया किसी और गली में राइट, आपने लिया किसी और गली में राइट, आप पहुंच गए कहीं और, वो पहुंच गए कहीं और, तो फिर मंजिल कैसे मिलेगी? चलिए आपको ये समझ आ गया होगा। हम करेंगे स्क्रीन क्लियर। यहां पे हमारे पास आ गए कुछ सवाल, ट्राई दिस करना है हमें। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स, आपको यह कुछ टेबल्स दिए और आपको बताना है एक्स और वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं? सब प्रथम जो हमारा टेस्ट होता है वो होता है देखना कि साथ में बढ़ या घट रहे हैं या फिर नहीं। चलो भाई 20 से हो गया 17, ठीक है घट रहा है। ये 40 से हो गया 34, मतलब घट रहा है। चलिए भाई 17 से हो गया 14, घट रहा है। 14 से 11, 11 से 8, 8 से 5, 5 से 2। तो यहां पे कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है? आपकी एक्स की वैल्यूज घटती जा रही हैं और उसी हिसाब से आपकी वाई की वैल्यूज भी घटनी चाहिए। तो 40, 34, 28, 22, 16, 10, 4 ये भी घट रहे हैं, लेकिन केवल साथ में बढ़ना और घटना काफी नहीं है।
दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज क्या चेक करनी है कि बढ़ने और घटने का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। 20 और 40 का रेशियो है 1/2, ठीक है। 17 और 34 का रेशियो है 1/2 बराबर। 14 और 28 का रेशियो 1/2, 11 और 22 का रेशियो 1/2, 8 और 16 का रेशियो 1/2, 5 और 10 का रेशियो 1/2, 2 और 4 का रेशियो 1/2। तो सारे ही केसेस में आप देख रहे हैं कि न सिर्फ साथ में बढ़ या घट रहे हैं, बल्कि बढ़ने और घटने की रफ्तार, उनके बीच का रेशियो भी सेम है। तो इसको आप कहेंगे अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। क्या बोलेंगे आप इसको? इट इज अ नाइस डीपी, मतलब डायरेक्ट प्रपोर्शन यहां पे सटीक है, अच्छा है, करेक्ट है, सही है, ठीक है। चलिए, नाइस डीपी का कॉम्प्लीमेंट दे दिया गया यहां पे इस टेबल को। अगला टेबल देख लेते हैं। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है। यहां पे हो गया 6 से 10, ठीक है, बढ़ रहा है, ठीक है। 10 से 14 इंक्रीज, 14 से 18, 18 से 22, 22 से 26, 26 से 30। अब आप नीचे देखिए y की वैल्यू 4 से 8 इंक्रीज हो गई, 8 से 12 इंक्रीज, 12 से 16 इंक्रीज, यहां पे भी इंक्रीज, यहां पे भी इंक्रीज, यहां पे भी इंक्रीज तो और डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन क्या उतना होना काफी है? नहीं सर, इंक्रीज और डिक्रीज होते समय सही रेशियो मेंटेन होना जरूरी है। उदाहरण के तौर पे इसका रेशियो है 3/2, जबकि इनका रेशियो है 5/4। ये 6 से हो गए 10, ये 4 से हो गए 8, ठीक है। तो देखो यहां पे 6 से 10 पहुंचने में इन्होंने 4 से वृद्धि की, यहां पे भी 4 से 8 पहुंचने में 4 की वृद्धि की, लेकिन 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 इसमें कितना इंक्रीज हुआ है सर? 4, अगर आप देखें परसेंटेज के मामले में तो करीब करीब 66% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और यहां पे इंक्रीज कितना हुआ है? पूरा 100%। तो क्या वो सेम तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं? नहीं सर, इसको आपने 66% इंक्रीज किया, इसको आपने 100% इंक्रीज किया, ये तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो केवल साथ में बढ़ना घटना काफी नहीं है, किस तरीके से आप बढ़ रहे हैं, कितना बढ़ रहे हैं, कितना घट रहे हैं, वो भी देखा जाता है। तो यहां 6 से आप 10 हो रहे हैं चलेगा, परंतु आपका रेशियो क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं है, यहां पे 5/4 का रेशियो हो गया, यहां पे 7/6 का रेशियो हो गया, यहां पे 18/16 मतलब कितना हो गया सर? अगर हम देखें तो यहां पे 9/8 का रेशियो है। तो कुछ इस तरीके से कांस्टेंट रेशियो नहीं बन रहा है, तो फिर आपके लिए किसी भी तरीके से कोई भी वैल्यू पता लगा पाना असंभव सा हो जाएगा, इसलिए यहां पे हम नहीं कर सकते सही से कैलकुलेशन। एग्जाम्पल आप देखिए, 10 से 30 पहुंचना है आपको, ठीक है। क्या करेंगे सर? इंटू 3, ठीक है। 10 से 30 पहुंचने के लिए आपने इंटू 3 किया। अब जब आप ऊपर इंटू 3 कर रहे हैं तो नीचे भी इंटू 3 होगा। 8 में 3 गुणा करेंगे, आंसर आएगा 24। यहां कितना आ रहा है? 28। कौन सही है? ये 28 सही है या 24 सही है? सर 28 वाला कहेगा मैं सही हूं, 24 वाला कहेगा मैं सही हूं। और लॉजिकली देखा जाए 24 वाले के पास तो आर्ग्यूमेंट भी है कि भाई साहब इंटू 3 किया इसलिए 30 हुआ, और यहां पे इंटू 3 किया इसलिए 24 आना चाहिए। लेकिन आर्ग्यूमेंट 28 वाले के पास भी दमदार है। वो क्या कहेगा? ध्यान से देखो, मैं कब से 4 से आगे बढ़ रहा हूं। मैं 4 का 8 हुआ, 8 का 12 हुआ, 12 का 16 हुआ, 16 का 20 हुआ, 20 का 24, 24 का 28। मेरी कहां गलती है? बात तो उसकी भी ठीक है। तो फिर कैसे आप जज करते हैं भाई? डायरेक्ट प्रपोर्शन मतलब डीपी कब होगा? जब सेम ही रेशियो में आगे बढ़ा जा रहा है। तो अगर सेम रेशियो मेंटेन होता तब हम मान सकते थे कि हां ये सही है। अभी तो जैसा हमें दिख रहा है ये लोग डीपी में नहीं है, तो दे आर नॉट इन डीपी। तो यहां पे जो डीपी है वो क्या है? वो नहीं है। तो सर डीपी नहीं है मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। राम होगा तो शाम नहीं होगा, शाम होगा तो राम नहीं होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, इसका यह मतलब कतई नहीं है कि वो इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों में से कोई प्रोपोर्शन ना हो, ठीक है। तो डायरेक्ट का उल्टा नहीं है इनवर्स, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये ना बोलें कि अगर कोई चीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है तो वो सीधे इनवर्स में हो जाएगी, ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। ऐसा कहना कॉन्सेप्चुअली गलत है, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन की भी कंडीशंस होती हैं जो कि पूरी करनी पड़ती हैं, जो कि हम डिटेल में किसी अगले सेशन में देखने वाले। पर फिलहाल के लिए हमारा फोकस किस पे है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे है, ठीक है। चलिए, तो क्या समझा हमने कि केवल एक पैटर्न होना कि +4 हो रहा है सब में,
उतना काफी नहीं है। डायरेक्ट प्रपोर्शन में रेशियो कांस्टेंट रहेगा, रेशियो कंसिस्टेंट रहेगा, तभी आपको सही माना जाएगा। जैसे यहां पे देखो 6 पंजे है 30, तो 4 पंजे भी होना चाहिए तब 20, तब हम मानते कि हाँ अब ये रेशियो ठीक है। ठीक है, चलिए आपको ये समझ आ गया होगा, उम्मीद है। ऐसी मेरी स्क्रीन करेंगे हम यहां पे क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्या है कि पैटर्न सेम नहीं होना चाहिए, रेशियो सेम होना चाहिए। अगर यहां पे +4 का पैटर्न फॉलो हो रहा है तो उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, रेशियो में प्रपोर्शन नहीं आएगा। चलिए यहां देखिए 5 से हो गया 15, 8 से हो गया यहां पे फिर 12, फिर 15, 18, 20। तो जब यहां पे आप ध्यान से देखेंगे कि ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल ठीक है ना। अब आप रेशियो कंपेयर कर लेते हैं। चलिए इंक्रीज डिक्रीज साथ में हो रहा है, ये तो हम समझ गए। अब रेशियो की बात देखें तो ये हो जाएगा 1/3, वेरी गुड। यहां पे रेशियो 8/24, मतलब ये भी क्या हो गया 1/3 रेशियो, ठीक है। 12, 36, 1/3, 15 और यहां पे 60 कितना हो जाएगा सर, 15 चौके 60, तो यहां पे 1/4 हो गया रेशियो, ठीक है। 18 और 72, 18, आई थिंक 18 फोर होता है 72, और 20 पंजे होता है 100। अब यहां पे आप देखेंगे तो शुरू की 3 वैल्यूज तक तो रेशियो सेम है, तो मतलब इन तीनों को आप कह सकते हैं कि डीपी में है। परंतु क्योंकि आगे जाते वक्त आपका रेशियो अलग हो रहा है, इनकंसिस्टेंट हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। सर लेकिन रेशियो भी तो इंक्रीज ही हो रहा है। अब रेशियो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उससे फर्क नहीं पड़ता, रेशियो कंसिस्टेंट है तभी आप डीपी कहेंगे। यदि रेशियो कंसिस्टेंट नहीं है तो उसको नॉट अ डीपी कहा जाएगा। चाहे वो अंतिम की एक वैल्यू में हो चाहे बीच की एक वैल्यू में, फर्क नहीं पड़ता। रेशियो अगर कहीं भी अलग हो गया पूरे सीक्वेंस में, पूरे सारी वैल्यूज में जो हमें दी है, हम क्या कहेंगे कि भाई ये तो डीपी नहीं है। और नॉट अ डीपी का मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, ऐसा कतई नहीं होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन अलग है, वो आप अलग से पढ़ेंगे। चलिए आगे काम देख लेते हैं, अगला क्या बोल रहा है हमें। अगर आपको दिया है यहां पे सवाल 2, प्रिंसिपल है आपका 1000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, फिल इन द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड विच टाइप ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल और कंपाउंड चार्जेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद टाइम पीरियड। मतलब आपको बताना है कि किसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, दोनों में से कौन से वाले मेथड में आपका जो रेशियो है, आपका जो वैल्यूज है इंटरेस्ट की, वो प्रोपोर्शन में रहेंगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ठीक है, चलिए पहले साल के लिए देखो वहां पे आपको फॉर्मूला भी दे दिया। पहले साल के लिए 8% कितना होगा 1000 का, सर 8% हो जाएगा 80 रुपए, ठीक है। दूसरे साल में सर तब भी 80 रुपए, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट में नहीं, सॉरी दूसरे साल में कितना हो जाएगा सर 80 वो 160। कैलकुलेट करो कैसे सर, P होता है आपका 1000, ठीक है। रेट हो जाएगा आपका 8%, इंटरेस्ट हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका 2 और डिवाइड बाय 100। सॉल्व करेंगे आप इसको, शून्य से शून्य कैंसिल, 8 दूनी 16, 160। तीसरे साल में 240, मतलब एक साल के लिए यदि रखा गया तो 180 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, 2 साल के रखा तो 160 मिलेगा, 3 साल के रखा तो 240 मिलेगा। यहां पे आप देखेंगे जबकि पहले साल में आपको मिलेगा 80, दूसरे साल में आपको मिलेगा 168, ठीक है, और तीसरे साल में आपको मिलेगा यहां पे करीब करीब 256.8, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। कितना 256.8, नहीं 168 नहीं, यहां पे कम मिलेगा। देखो यहां पे कितना होगा दूसरे साल में, एक बार कैलकुलेट करो सर। कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा P मतलब है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 + 8/100 होल पावर 2, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1000। आप एलसीएम ले लेंगे तो आपको मिलेगा 108/100 इंटू 108/100, ठीक है। यहां पे शून्य से शून्य कैंसिल, 1 2, एक और शून्य कैंसिल, 108 का स्क्वायर कर लीजिए। 108 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 10,000, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 और 8 दूनी 16 तो 160, तो वो हो जाएगा। चलिए कितना 8 2 जा 16 है ना, 8 दूनी 16, 16 इंटू 100 करेंगे तो 1600 रुपए वो हो जाएगा। कैलकुलेट करो कितना होगा, 108 का स्क्वायर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, कैसे भी करो आंसर आना चाहिए। 8 8 64, 4 यहाँ 6 ऊपर, 8 0 0, 6 का 6, 8 1 जा 8, फिर 0 0 0, उसके बाद फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 108।
कितना 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 16, 1 यहाँ पे, तो 1 1, नीचे एक 10 से डिवाइड करना है तो 11 पॉइंट समथिंग होगा, तो कितना हो गया आपका 166.4। ऐसे ही जब आप अगले साल का निकालेंगे तो वो आएगा करीबन 250 के आसपास, ठीक है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने में हम समय व्यतीत नहीं करेंगे, 250 के आसपास आएगा रफली, ठीक है। चलो, कहने का तात्पर्य क्या है सर? कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पे अगर आप देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सेम पैटर्न में आगे बढ़ रहा है, एक फिक्स रेशियो के साथ आगे बढ़ रहा है कि 1 साल का 80, 2 का 160, 3 का 240। हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 1 साल का 80 है, परंतु 2 साल का 160 के बराबर नहीं है, उसका रेशियो कुछ और आएगा, तीसरे साल का रेशियो कुछ और आएगा, तो फिक्स यहां पे नहीं हमको आंसर्स मिलेंगे। तो कौन सा इंटरेस्ट है भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन में? तो सर सिंपल इंटरेस्ट जो है वो क्या रहेगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहेगा कि जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे अमाउंट बढ़ते जाएगा। हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट में साल बढ़ने के साथ साथ अमाउंट उसी रेशियो में, मतलब 80 के बाद सीधा 160 नहीं होगा, वो उससे थोड़ा ज्यादा ही होगा, तो उसी रेशियो में आगे नहीं बढ़ेगा। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। तो कौन सा चेंज हो रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में? सिंपल इंटरेस्ट चेंज होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ अलग ही कैलकुलेशन के हिसाब से आगे बढ़ेगा। एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, यहां पे हमने ट्राई दी सॉल्व कर लिए। द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ इज 210 रुपए। क्या बोल रहा है आपसे? कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स क्लॉथ कितनी है आपके पास? 210 रुपए। चलिए अब आगे क्या बोल रहा है? टैबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2, 4, 10 एंड 13 मीटर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ द सेम टाइप। अगर इसी कपड़े की, अब आपने क्या किया भाई, देखो आप ठहरे एक व्यापारी, ठीक है, एग्जांपल मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। आप ठहरे व्यापारी, ठीक है, आपने पता किया कि भाई मार्केट में जब भी लोग ये कपड़ा लेने आते हैं या तो 2 मीटर या 4 मीटर या 10 मीटर या 13 मीटर लेने आते हैं, तो आपने इन चारों का, आपने क्या सोचा, बैठ के काम करते हैं, इन चारों का दाम निकाल लेते हैं। उससे क्या होगा, जैसे ग्राहक ने बोला मेरे को 4 मीटर कपड़ा चाहिए, फटाफट देखा और जवाब दे दिया, समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया? तो अब यहां पे हम लिख लेते हैं क्वांटिटी कितना है आपका मीटर्स में, और यहां पे हम लिख देंगे प्राइस। ग्राहक ने बोला 4 मीटर, कागज देखा 2 मिनट में आंसर, ग्राहक बोलेगा अरे इतना तेज, तो बोलेंगे अरे भैया क्या मैथ्स आती है हमको, क्यों नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो 5 मीटर का है 210। अब निकालना किस किस का है सर? 2 मीटर का, 4 मीटर का, 10 मीटर का, और अंतिम में भाई सबसे बड़ा मान लीजिए 13 मीटर का। चलिए, अब पहली बात तो ये, क्या हम यहां पे बोल सकते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि भाई जैसे जैसे दाम बढ़ते, क्या क्वांटिटी बढ़ते जाएगी वैसे वैसे दाम भी बढ़ते जाएगा, और बढ़ने का जो रेशियो होगा वो भी कंसिस्टेंट रहेगा, क्योंकि भाई दाम में कमी थोड़ी आएगी, नुकसान थोड़ी करवाओगे। ये थोड़ी कोई 4 मीटर लेने आया तो उसको 200 रुपए का दे दिया, ऐसे कैसे? नुकसान थोड़ी करवाएंगे, ना नुकसान कर सकते हैं ना ग्राहक को लूट सकते हैं, क्योंकि भाई लूटना गलत हो जाएगा। तो लूटना नियम के हिसाब से गलत है और कम में देना फिर हमारे लिए नुकसान है। तो हम क्या करेंगे, एक फिक्स पैटर्न में ही आगे बढ़ेंगे। और 5 अगर आपको मीटर का पता है तो पहले आपको 1 मीटर का निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे सर? 210 डिवाइड बाय 5 करके हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। चलिए, 5 4 जा 20 कितना हुआ सर? 545 जा 45 इंटू 5 नहीं, 5 4 जा 20, 42 होगा क्या? यहां पे देखो जरा बताओ, 5 4 जा 20, हाँ जी सर 10 बचेगा, 5 2 42 रुपए 1 मीटर। कितना? 42 रुपए का 1 मीटर। चलिए बहुत बढ़िया। तो 2 मीटर का कितना सर? 42 का डबल कर दो 84। तो यहां पे रेशियो कितना? 1/42। यहां पे भी उसी रेशियो को आगे बढ़ाते हुए कितना? 1/42। 4 मीटर का कितना सर? 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 168 हो जाएगा। 10 मीटर का कितना सर? 420। और आप चाहें तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 5 का डबल होता है 10, तो 210 का डबल कितना होगा? 420 ही होगा। तो हमने सही किया मतलब कैलकुलेशन। 13 मीटर के लिए सर 1 मीटर का 42 है, आपको 13 का चाहिए तो इंटू 13 कर लीजिए। 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, और यहां पे हो जाएगा 42। तो ये 6 कितना हो जाएगा सर? 2 और 2 4, 4 1 5, 546 रुपीज हो जाएगा 13 मीटर के लिए। 3 2 6, 3 4 12, जी हाँ बिल्कुल, क्या बोला हमने? 546 मीटर्स। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया
क्या ये टेबल बनाना आसान था? जी हाँ सर, बिल्कुल आसान था। पहले हमने निकाला 1 मीटर का, और क्योंकि हमें पता है कि भाई क्वांटिटी और प्राइस डायरेक्ट प्रपोर्शन में होते हैं, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, तो हमने उसी का यूज करते हुए सारी वैल्यूज का पता लगाया। अब अगर आप मन में ये सोच रहे हैं कि ग्राहक डिस्काउंट मांगेगा, तो नहीं, दुकान पे एक बोर्ड लगा देना, क्या? फिक्स्ड प्राइस, एक दाम, और साथ में वो भी लिख देना कि कृपया डिस्काउंट मांगकर शर्मिंदा ना करें। भाई सही बात है, कोई डिस्काउंट देंगे हम भैया? फिक्स प्राइस है, किसी को लूट थोड़ी रहे हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल, एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई, 14 मीटर ऊंचा इलेक्ट्रिक पोल है, कास्ट शैडो ऑफ 10 मीटर। अब भाई 14 मीटर का एक पोल है, उसके पीछे आदरणीय सम्माननीय सूर्य देवता, अगर सूर्य देव खड़े हैं, ठीक है, जो कि अपना प्रकाश फैला रहे हैं, तो जो पोल है ऑब्वियसली बात है वो क्या बनाएगा? शैडो बनाएगा। तो भाई 14 मीटर के पोल की शैडो आ रही है कितनी? 10 मीटर आ रही है। कितनी आ रही है? 10 मीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री दैट कास्ट शैडो ऑफ 15 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन। मतलब यदि सूर्य देव वही हैं, उनका प्रकाश वही है, उनकी जगह वही है जहां पे वो भी खड़े हैं, जिसके हिसाब से ये शैडो बन रही है, यदि सब कुछ वही है, और एक पेड़ है, और एक पेड़ है, मान लीजिए इतना बड़ा है, मान लीजिए पेड़, ठीक है, तो एक पेड़ है जो कि सूर्यदेव, जिसपे सूर्यदेव का प्रकाश पड़ रहा है, तो उसकी भी शैडो बनेगी। उसकी शैडो बन रही है 15 मीटर की। कितने की बन रही है सर? उसकी शैडो बन रही है 15 मीटर की। तो हमें उस पेड़ की हाइट बतानी है। देखो मनुष्य कितना तेज दिमाग चलाता है, उसे पता है खंबे की हाइट निकालना आसान है, 14 मीटर निकाल ली, और उसके बाद शैडो नाप ली कितनी? 10 मीटर। अब इसी रेशियो का यूज करके आप क्या पता लगाएंगे कि भाई पेड़ की हाइट कितनी, जब उसकी शैडो कितनी है? 15 मीटर है। आपको पेड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है हाइट नापने के लिए, क्योंकि पेड़ की हाइट नापना वैसे भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंच टेप कहां लगाओगे और कहां नीचे भेजोगे? झाड़ियों में उलझ नहीं जाएगा। तो इसीलिए क्या करोगे आप? इस गणित का यूज करके, देखो गणित कितना जीवन में आपको हेल्प करता है, कि इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप पेड़ की हाइट पता लगा लेंगे बिना पेड़ पे चढ़े। चलिए, तो अभी क्या चल रहा है भाई? पोल की हाइट, हाइट ऑफ पोल हमने लिखा यहां पे, हाइट ऑफ पोल कितनी है? 14 मीटर। चलिए, शैडो कितनी है? शैडो है हमारी 10 मीटर। अच्छा, अगर इसका आप टेबल बनाए तो टेबल किसका बनेगा? क्योंकि देखो भाई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन जो चैप्टर है उसमें आपका सबसे बड़ा मित्र कौन है पता है? टेबल। जितना अच्छा और जितना सटीक टेबल बनाओगे उतनी आसानी से आपके कैलकुलेशन होंगे। हाइट एक जगह पे, दूसरी जगह पे शैडो। ठीक है, हाइट का क्या कहानी है सर? हाइट की कहानी कि यदि हाइट है 14, शैडो है 10, ये पहला केस। अब दूसरा केस, यदि कास्ट शैडो मतलब शैडो है 15, तो आपको हाइट निकालनी है कितनी होगी? क्या पढ़ा है हमने सर? नियम सिंपल है कि रेशियो जो यहां मेंटेन होगा, जो यहां बनेगा वही यहां पे होगा। चलिए, अब जब आप रेशियो की बात करेंगे, यहां पे आएगा 7, यहां पे आएगा 5। क्या रेशियो बन रहा है? 7:5 का। ठीक है, तो 7/5 का रेशियो जो कि आपको किसके बीच में मिला? हाइट और शैडो के बीच में। कहां पे? पोल की, क्योंकि सन वही है, सारे कंडीशन वही है, तो वो रेशियो किसके लिए भी वो रहेगा, वैलिड रहेगा, वो रेशियो सही रहेगा पेड़ और उसकी शैडो के लिए भी। तो भाई पेड़ को मान लिया आपने x, शैडो को मान लिया आपने यहां पे 15 दिया गया है। तो जो रेशियो हमने यहां से निकाला उसको यूज करके हमने यहां पे सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। 15 जो यहां डिवीजन में था वो साइड चेंज करेगा, तो क्या करेगा सर? मल्टीप्लीकेशन करेगा, तो कैंसिल करेंगे आप। 15 यहां पे 3, 7 दिया हो जाएगा 21, तो x की वैल्यू हो जाएगी 21 मीटर। तो मतलब पेड़ की हाइट कितनी है सर? पेड़ की हाइट है 21 मीटर। कैसे पता लगाया हमने? हमने खंबे की जानकारी से, पोल की जानकारी से रेशियो निकाला हाइट और शैडो का, और उसका यूज करके फिर पेड़ की शैडो के हेल्प से पेड़ की हाइट निकाल ली। इस तरीके से आपको सारे एग्जांपल्स में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको पूरे एक्सरसाइज में, जहां पे आपको एक चीज गिवन होगी, दूसरी आपको पता करनी होगी। आपका इस चैप्टर में सबसे बड़ा मित्र है टेबल। टेबल बनाइए, वैल्यूज को रखिए, सॉल्व कीजिए, आपको आपका आंसर मिलेगा। चलिए, स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 है हमारा, इफ द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या दिया है आपको? वेट दिया है किसका? शीट्स का। तो ठीक है, तो वेट ऑफ 12 शीट्स है कितना? 40 ग्राम।
आपको क्या बताना है, हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड बी वेइंग 2.5 किलोग्राम। अब कितना कर दिया उन्होंने वेट, उन्होंने आपको दिया है भाई वेट ऑफ एक्स शीट्स। कितनी शीट्स है एक्स, वही आपको पता करनी है। कितना 2/1/3 किलोग्राम, कितना 2/1/3 केजी। अब देखने वाली बात, सोचने वाली बात ये कि ये जो वेट है वो ग्राम में है, ये केजी में दिया है, तो थोड़ा इसको कैलकुलेट करते समय आप ध्यान रखेंगे कि इस केजी को भी आप किस में चेंज कर दें, ग्राम में चेंज कर दें। तो पहले तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे यहां पे, मतलब मिक्स इम्प्रॉपर में 3 2 6 1 7, तो 7/3 केजी, जिसको आप लिख सकते हैं 7000/3 ग्राम, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम। अब चैप्टर में आपका सबसे बड़ा मित्र कौन, टेबल बनाइए। तो आपने यहां पे 2 कॉलम बनाए, ठीक है। पहला होगा नंबर ऑफ शीट्स, ठीक है, दूसरा होगा आपका वेट। चलिए, नंबर ऑफ शीट्स कितना है पहले केस में सर 12, वेट कितना है 40। दूसरे केस में नंबर ऑफ शीट्स तो आपको पता करना है, वेट है 7000/3 ग्राम, ठीक है। कितना 7000/3। कैसे सॉल्व करेंगे आप, सर पहले वाली जानकारी से हम निकालेंगे रेशियो, मतलब किस तरीके से वेट यहां पे हो रहा है, उसके हिसाब से हम पता लगाएंगे कि हमारा x क्या होगा। तो भाई रेशियो कैसे निकालते हैं सर, डिवाइड करके 12/40, यदि आप किससे डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे, तो 4 3 12 और 4 10 40, तो 3/10 है आपका रेशियो यहां पे। कितना 3/10। ये किसके बराबर होगा सर, ये बराबर होगा x/7000/3 के, ठीक है। चलिए क्या करना है, जो रेशियो यहां पे है वही रेशियो यहां पे होगा, क्योंकि चीजें कैसे हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, क्योंकि ऑब्वियसली जब पेजेस की संख्या बढ़ेगी तो वेट बढ़ते जाएगा, क्योंकि हर एक पेज का स्वयं का कुछ वजन होगा जो उसमें ऐड होते जाएगा। चलिए सॉल्व करने के लिए ये 7000 जो यहां डिवीजन में था 7000/3, वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 7000 × 3। चलिए कैंसिल हो रहा है कुछ, 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, x मिलेगा आपको 700, मतलब 700 शीट्स का वजन है कितना, 700 शीट्स का वजन है आपका 7000/3 या फिर 2/1/3 किलोग्राम। कितना है 2/1/3 किलोग्राम। चलिए तो क्या बोला हमने, कितना है भाई वजन, 700 पन्नों का, 700 कागजों का वजन है 7000/3 किलोग्राम। आपको ये समझ में आया जी सर, आसान था। ये कैसे निकाला आपने कि सर एक चीज बढ़ रही है, पेजेस की संख्या बढ़ेगी तो उसका वजन भी बढ़ते जाएगा। चलिए टेबल हमने बनाया तो सॉल्व करना आसान हो गया। अब यहां पे देखते हैं एग्जांपल 4 को। अ ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 km/h। क्या दिया है आपको, स्पीड ऑफ ट्रेन, मतलब 1 घंटे में ट्रेन कितना ट्रैवल कर, यदि उसकी स्पीड है 75 km/h। तो सर हम ऐसे देखें तो 1 घंटे में ट्रेन ट्रैवल करेगी 75 किलोमीटर, ठीक है। तो आपने यहां पे लिख लिया स्पीड, या फिर एक काम करें, स्पीड को आप कैसे लिख सकते हैं, स्पीड की जगह आप लिखिए डिस्टेंस और टाइम, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम करने पे ही तो स्पीड आती है। तो भाई डिस्टेंस यदि है 75 तो टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखेंगे हम यहां पे। डिस्टेंस यदि है 75 तो टाइम कितना, 1 घंटा लगेगा। अब पहला सवाल, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 20 मिनट्स। अब टाइम कितना दे दिया, 20 मिनट। तो 20 मिनट को हम यहां पे करेंगे टाइम की जगह पे नोट, भाई 20 मिनट हो गया हमारा टाइम। आपको बताना है कितना डिस्टेंस। अब एक चीज देखना, यहां पे जो पहले वाला टाइम है वो आवर में है, तो कृपया करके सेम नोटेशन में डील करें ताकि आप कोई गलती ना करें। तो 60 मिनट में 75 किलोमीटर, 20 मिनट में कितना होगा ये हमें बताना है। नीचे वाला जो सेकंड वाला पार्ट है वो भी हम लिख लेते हैं टेबल में। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। तो यहां पे आपको 250 किलोमीटर पे कवर करने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। जो चीजें हमें पता नहीं है वो हमने क्या लिखी है, ए और बी के फॉर्म में लिखी है। ध्यान दो, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट कितना है डिस्टेंस, सर डिस्टेंस है हमारा 75 जो कि गिवन डिस्टेंस है, और उसी को कवर करने में टाइम लग रहा है 60 मिनट। वैसे हमारे पास था, हमारे पास आवर में, पर क्योंकि हमारा पहला प्रश्न 20 मिनट के बारे में, हमने टाइम को भी किस में लिख दिया, मिनट में लिख दिया है। अब आपको बताना है कितना डिस्टेंस होगा
यदि टाइम है 20 मिनट। अब देखो सॉल्व करने के दो तरीके। पहला, 75 और 60 जो आपको वैल्यूज दी हैं, डिस्टेंस और टाइम दिया है, वहां से आप निकाल सकते हैं रेशियो। वहां से आपको रेशियो कितना मिलेगा? तो सर 75 और 60 का रेशियो हो जाएगा 5/4। कैसे सर? 15 5 जा होता है 75, 15 4 जा होता है 60, तो 5/4 वुड बी इक्वल टू A/20। जो रेशियो यहां पे है वही रेशियो आगे भी मेंटेन होगा, क्योंकि ये क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, जहां पे रेशियो मेंटेन रहता है। चलिए तो आप सॉल्व करेंगे जब इसको 5/4, तो ये हो जाएगा 20, यहां मल्टीप्लीकेशन में, तो A की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 25 किलोमीटर हो जाएगी। मतलब 20 मिनट में आप कितना ट्रैवल करेंगे? 25 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। क्या था हमारा पहला मेथड कि जो गिवन वैल्यू है वहां से रेशियो निकालो, उसकी मदद से जो अननोन वैल्यू है उसे पता कर लो। दूसरा मेथड आप ये देख सकते हैं कि भाई 60 से 20 मतलब डिवाइड बाय 3 है ना। 60 से 20 पहुंचने में क्या होगा? डिवीजन बाय 3 होगा। तो भाई 75 से A पहुंचने में भी डिवाइड बाय 3 कर दो। भाई सिंपल सा लॉजिक है, जब आगे बढ़ रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करते हो, जब पीछे आ रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो तो क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो 60 को 3 से डिवाइड किया तो 20 आता है, 75 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो 25 आएगा। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, आप चाहें तो ऐसे सॉल्व करें, चाहे तो उस लॉजिक से सॉल्व करें कि 60 से 20 पहुंचने में डिवाइड बाय 3 किया, तो 75 से A पहुंचने में भी डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो उसके हिसाब से आंसर आएगा 25 किलोमीटर। अब इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में डिस्टेंस आपको दिया है 75 पहले, और नया डिस्टेंस है 250। कितना है? 250। और टाइम कितना लगेगा ये आपको बताना। जो टाइम को यहां हमने लिखा था B। जो रेशियो हमारा डिस्टेंस और टाइम का पहले केस में था वही दूसरे केस में भी मेंटेन होगा, मतलब 5/4। हालांकि यहां पे वैल्यूज आपकी क्या हो जाएंगी? यहां पे आपकी वैल्यूज जाएंगी 250/B। कितना? 250/B। अब आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 5B वुड बी इक्वल टू 250 इंटू 4। B की वैल्यू हो जाएगी 250 इंटू 4/5। अब यहां पे 5 और 250 कैंसिल, तो आपको मिलेगा यहां पे 50, 5 4 जा हो जाएगा 20, तो 200 मिनट आपका आंसर आएगा। कितना आएगा? 200 मिनट। कितना आंसर? 200 मिनट। चलिए, और वैसे आप यहां पे देखें तो एक और चीज देखो, 20 से 200 पहुंचने में कितना? इंटू 10, तो 25 इंटू 10 करने पे 250, मतलब आपने सही रेशियो मेंटेन किया है। सर लेकिन वहां आपने डिवाइड बाय 3 किया, यहां इंटू 10 किया। देखो जो रेशियो होता है वो इन दो चीजों में, जिन दो चीजों को आप कंपेयर कर रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम को आप कंपेयर कर रहे हैं, तो उनके बीच में होता है। ये जो हम कर रहे हैं डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन, ये तो हम रेशियो का यूज करके बाकी वैल्यूज को पता लगा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको दोनों का डिफरेंस समझना है। आप जब रेशियो की बात करते हैं तो जिन दो क्वांटिटी को आप कंपेयर कर रहे हैं उनके बीच में निकालते हैं, और ये जो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं तो ये हम गिवन रेशियो को यूज करके और क्वांटिटीज के बारे में पता कर रहे हैं। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, यहां पे हम कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर। एग्जाम्पल 4 हो गया हमारा समाप्त। एग्जाम्पल 5 देख लेते हैं। द स्केल ऑफ अ मैप इज गिवन एज 1:3 एंड सो मेनी जीरोस। ठीक है, कितने हैं यहाँ पे हम गिन लेते हैं, तो 3 3 6 1 7, तो 10 पावर 7 है। ठीक है, चलिए ये हमें सॉल्व करने में आगे हेल्प करेगा। क्या बोल रहा है आपको कि जो मैप का स्केल है वो कितना है? 1:3 इंटू 10 पावर 7। मतलब अगर मैप में आप 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ते हैं तो असल लाइफ में, मतलब रियल जो आपका जमीन है, वहां पे आपको कितना मूव करना पड़ेगा? 3 इंटू 10 पावर 7 मीटर्स मूव करना पड़ेगा, या सेंटीमीटर्स मूव करना पड़ेगा, सॉरी। चलिए अब क्या बोल रहा है? 2 cities आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट। मैप के हिसाब से 2 शहरों के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो आप बताइए कि असल में कितना होगा? तो भाई 1 सेंटीमीटर है किसके बराबर? 3 इंटू 10 पावर 7 के बराबर। 3 इंटू 10 पावर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 3 इंटू 10 पावर 7 के। तो 4 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? अब आपने इसमें 4 गुणा कर दिया तो इसमें भी 4 गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 4 3 12 इंटू 10 पावर 7 सेंटीमीटर। देखो वहां पे लिखा भी है कि 1 सेंटीमीटर है 300 किलोमीटर। अगर आप उस कैलकुलेशन से भी देखते हैं
तो 1 सेंटीमीटर है 300 किलोमीटर, तो 4 सेंटीमीटर कितना होगा, तो भाई यहां पे आपने इंटू 4 कर दिया, तो यहां पे भी आपको इंटू 4 करना चाहिए, तो इंटू 4 यहां पे भी करेंगे आप, तो कितना मिलेगा आपको, 4 3 12, 1200 किलोमीटर। तो 1200 किलोमीटर लिखो या फिर 12 इंटू 10⁻7 सेंटीमीटर लिखो, बात बराबर ही है। चलिए ये आपको समझ में आ गया। यस सर आसान था ये वाला प्रश्न। जी हाँ सर, एक वैल्यू दी थी, दूसरी वैल्यू निकालनी थी, हमने वो निकाल के यहां पे बता दी। दोनों में से कोई भी तरीका यूज कीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। सेंटीमीटर में निकालेंगे या फिर आप किलोमीटर में निकालेंगे तो आंसर बराबर ही होगा। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा, यहां से हम शुरू कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज को। एग्जाम्पल्स हमारे हो गए हैं समाप्त। पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द चार्जेस, कार पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन। ठीक है, अब आपको जो रेलवे स्टेशन पे कार पार्किंग है उसमें कैसा सिस्टम है कि भाई एक बार पार्क कर दी तो आपकी छुट्टी नहीं है, समय समय के हिसाब से आपके पार्किंग के चार्ज बढ़ते जाएंगे। भाई 4 घंटे के हैं 60 रुपए, 8 घंटे के 100 रुपए, 12 घंटे के 140 रुपए और 24 घंटे के 180 रुपए। अब आपसे क्या बोल रहा है, आपको बताना है ये जो पार्किंग टाइम है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। ठीक है, तो हम यहां पे बनाते हैं टाइम और प्राइस, मतलब चार्जेस के हिसाब से टेबल, ताकि हमें समझ में आए कि हमें क्या करना है। तो 4 घंटे के 60 रुपए, इसके हिसाब से 1 घंटे के कितने होंगे सर, 15 रुपए, क्योंकि 60 डिवाइड बाय 4 करोगे जवाब कितना आएगा, 15। ठीक है, इसके बाद 8 घंटे के कितने लगने चाहिए सर, 4 का डबल हो जाएगा 8। ठीक है, तो 60 का डबल होना चाहिए 120, लेकिन यहां पे देखो 8 का कितना लग रहा है, केवल 100 रुपए। तो यहां पे कुछ अलग आपकी कैलकुलेशन आ रही है। फिर है 12 घंटे। अब 12 घंटे कैसे हो जाते हैं सर, 3 गुना करने पे, तो ये भी 3 गुना होना चाहिए 180, पर ये कितना हो रहा है 140। लास्ट वाला है 24 घंटे, तो मतलब एटलीस्ट कुछ नहीं तो 12 का डबल होना चाहिए 24, तो 140 का डबल हो जाएगा कितना 200, 140 का 280, पर यहां पे कितना लग रहा है, केवल 180। हालांकि यहां पे समय बढ़ने के साथ साथ प्राइस भी बढ़ते जा रहा है, पर क्योंकि प्राइस बढ़ने का जो रेशियो है वो एक जैसा नहीं है। जैसे यहां पे 1:15 है, यहां पे 1:12.5 है, यहां पे कुछ और है, वहां पे कुछ और है। तो क्योंकि रेशियो कंसिस्टेंट नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि नहीं, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं है। तो दिस इज नॉट अ डायरेक्ट प्रपोर्शन, नॉट अ डायरेक्ट प्रपोर्शन। क्योंकि हालांकि समय बढ़ने के साथ साथ दाम बढ़ रहे हैं, परंतु डायरेक्ट प्रपोर्शन में होने के लिए न सिर्फ साथ में बढ़ना या घटना होता है, बल्कि बढ़ने और घटने का जो रेशियो है वो भी कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, जो कि यहां पे नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment and 1 part of base। ठीक है, एक पेंट बनाया जा रहा है जिसमें रेड पिगमेंट और बेस है, मतलब बेस मतलब कुछ होगा केमिकल, और उसमें रेड कलर डालते हैं ताकि वो कलर कौन सा हो जाए, रेड कलर का हो जाए। ठीक है, इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट ऑफ बेस दैट नीडेड टू बी एडेड। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि ये जो रेड पिगमेंट और बेस है ये एक रेशियो में ही चलेंगे, क्योंकि आपको पेंट बनाना है। तो अब अगर कम ज्यादा कर दोगे तो पेंट डार्क या हल्का हो जाएगा, इसीलिए आपको यही मेंटेन करना पड़ेगा। तो यदि 1 रेड पिगमेंट है तो 8 बेस होगा। अब आपने रेड पिगमेंट को कितना कर दिया, 4 कर दिया, तो इंटू 4 कर दिया, तो ये भी कितना हो जाएगा, इंटू 4 मतलब 32, ताकि रेशियो कितना मेंटेन हो जाए, 1/8। ठीक है, इसी तरीके से 1 का हो गया 7, तो मतलब इंटू 7, तो यहां पे भी 8 इंटू 7 होना चाहिए, मतलब 56। ठीक है, चलिए यहां पे 1 का हो गया 12, तो 8 का भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 8 का 12 करने पे कितना हो जाएगा सर, 8 12 हो जाएगा। यहां पे भी इंटू 12, यहां पे इंटू 12, 8 2 16, 1 कैरी, 8 1 8 9 96। 1 का हो गया 20 लास्ट वाले के लिए, तो यहां पे भी 8 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 160। फिर से रेशियो का मतलब होता है दो जो हमारी क्वांटिटीज हैं जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं उनका रेशियो, और यहां पे जो हम मल्टीप्लाई कर करके आंसर निकाल रहे हैं वो हम रेशियो को नहीं निकाल रहे हैं,
वो तो हम रेशियो की मदद से वैल्यूज को पता लगा रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा, वरना इंसान क्या बोलता है, सर यहां पे आपने इंटू 4 किया ये रेशियो अलग हो गया, यहां पे इंटू 7 किया रेशियो अलग हो गया। नहीं, रेशियो आपका चेक कर लो 1:8 ही आएगा, परंतु यहां पे जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो रेशियो की मदद से बेसिकली रेशियो को ट्रांसफर कर रहे हैं अलग अलग वैल्यूज के लिए, कि जो रेशियो यहां पे मेंटेन हो रहा है वही रेशियो आगे भी मल्टीप्लीकेशन में मेंटेन हो, ठीक है। चलिए टेबल आपने फिल कर दिया है, तो हमारा ये वाला सवाल भी हो जाता है आसानी से सॉल्व, पहले रेशियो को यूज करके हमने बाकी सारी वैल्यूज को पता लगाया। क्वेश्चन 3, इन द क्वेश्चन 2 अबव, जो पिछला क्वेश्चन था, इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 ml ऑफ बेस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, ठीक है, उसमें कितना बेस चाहिए। देखो वहां पे पार्ट्स में था, यहां पे ml में है, कितना ml है, 75 ml, ठीक है। चलिए, तो वहां पे और यहां पे क्या डिफरेंस है, वहां पे था किसमें, पार्ट में था, यहां पे ml में दिया। अगर आप तो, और आपको बताना है हाउ मच रेड पिगमेंट, कितना रेड पिगमेंट लगेगा टू मिक्स वी मिक्स विथ 1800 ml, अगर बेस है तो रेड पिगमेंट कितना डालना चाहिए। चलिए एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं ताकि आसानी सवाल का जवाब बता सकें। तो यहां पे आपने डाला आरपी मतलब रेड पिगमेंट, यहां पे लिखा आपने बेस, यदि आरपी है 1 तो आपका बेस है 75 ml, है ना, यस सर। अब आपको बताना यदि बेस रखा गया है 1800 ml तो आरपी मतलब रेड पिगमेंट कितना होगा। तो भाई जो रेशियो आपको मेंटेन करना है वही रेशियो मेंटेन करते हुए आप सवाल का जवाब निकालेंगे, क्योंकि अगर आपने रेशियो हिला दिया तो कॉमन सेंस की बात है, पहली बात तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं रहेगा, दूसरी बात आपका पेंट का मिक्सचर अलग हो जाएगा, तो लाल रंग गहरा या हल्का हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। चलिए, तो आपका रेशियो आपको मिलेगा 1/75, ठीक है, और आप मान लेंगे यहां पे x/1800, जो रेशियो वहां मेंटेन हो रहा है वही यहां पे मेंटेन होगा, तो दोनों हिस्से बराबर, दोनों पक्ष बराबर। तो 1/75 की जगह आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 1 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा 75 से, आपका आंसर आएगा। चलिए अब डिवाइड अगर आप इसको करना स्टार्ट करेंगे तो काम कीजिए 5 से करके देखिए, या 25 से भी कर सकते हैं वैसे तो। एक काम कर रहा हूं मैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 18 × 100 और नीचे लिख रहा हूं 3 × 25, मैंने दोनों को अलग अलग तोड़ दिया। 1800 को लिखा मैंने 18 × 100 और नीचे 75 को लिखा 3 × 25, क्योंकि 25 चौके हो जाएगा 100 और 3 एकम और 3 छक्के हो जाएगा 18, ठीक है। तो 6 4 आ जाएगा कितना, 24 आएगा। कितने लगेंगे रेड पिगमेंट, x की वैल्यू आएगी 24। मतलब यदि 1800 बेस है तो आपको 24 पार्ट किसके रखने पड़ेंगे, आपको 24 पार्ट रखने पड़ेंगे रेड पिगमेंट के, वरना सही मिक्सचर नहीं होगा। कैसे पता लगाया आपने जानकारी जो आपको पहले दी गई थी उसका उपयोग करके ये पता लगाया कि किस रेशियो में मिक्सचर हो रहा है, और क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है पेंट मिक्सचर कांस्टेंट रहेगा, वरना पेंट हिल जाएगा, गलत हो जाएगा, हल्का डार्क हो जाएगा, इसीलिए आपने उसी रेशियो को मेंटेन करते हुए बताया कितने पार्ट मिक्स होंगे। अब आप जाके दुकान पे क्या बोलोगे, मुझे 1800 ml बेस में 24 रेड पिगमेंट डाल के दो, ताकि मेरा बेस एकदम और जो मिक्सचर है पेंट का वो परफेक्ट बने, और जो पेंट घर पे लगा है वही दोबारा लगे, ठीक है। चलिए एक चीज और, आप जब भी एग्जाम में आंसर लिखें तो कृपया जब आपके पास समय बचा तो स्टेटमेंट फॉर्म में लास्ट में आंसर लिख दें कि देयरफॉर 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स्ड विथ, ठीक है, मिक्स विथ 1800 ml बेस। ये क्या होगा, ये आपके आंसर को मतलब एक बढ़िया टच दे देगा कि आपने बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व किया। जैसे मतलब होता है ना, खाना बनाने के बाद ऊपर धनिया डालने वाली बात, बस ये वही धनिया है जो आपके खाने को थोड़ा दिखने में एकदम सुंदर और बढ़िया बना देता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ स्क्रीन क्लियर, हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। सवाल क्रमांक 4, a machine in a soft drink factory fills 840 ml in 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? ठीक है, तो bottles filled in 6 hours कितनी है, in 6 hours आप लिख सकते हो यहां पे 840। अब सॉल्व करने के लिए आप क्या लिखोगे कि let bottles filled in 5 hours be x। तो एक काम करते हैं, यहां पे हम क्या बनाएंगे,
टेबल बनाएंगे ताकि हम अपने सवाल का जवाब ढूंढ पाए। तो भाई आपको दो चीजें पता है क्या, बॉटल और टाइम। तो ऊपर आएगा बॉटल्स, नीचे आएगा टाइम। बॉटल्स कितनी 840, टाइम कितना 6, बॉटल्स कितनी वो आपको पता करनी है x, और टाइम कितना 5। तो जो रेशियो ये 6 और 840 का होगा वही रेशियो 5 और वो गिवन क्वांटिटी का होगा, क्योंकि मशीन तो वही है तो काम तो उतना ही कर रही होगी। ऐसा तो है नहीं 6 घंटे में ज्यादा काम करेगी 5 घंटे में कम काम करेगी, ऐसा तो मशीन कर नहीं सकती। तो जो रेशियो 840 और 6 मेंटेन कर रहे हैं वही रेशियो x और 5 भी मेंटेन करेंगे। आप यहां पे कैंसिल कर दीजिए, 6 1 जा, यहां पे हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एक घंटे में कितनी 140 बॉटल, एक घंटे में कितनी बॉटल 140। तो 5 घंटे में कितनी हो जाएगी सर, एक घंटे में 140 है, 5 घंटे का पता लगाना है तो इंटू 5 कर दीजिए, आपको मिलेगा 500, 5 4 20, 0 यहां 2 ऊपर, 5 1 5 6 7। तो 700 बॉटल्स फिल होंगी 5 घंटे में कितनी। तो आप यहां पर लिखोगे अंतिम स्टेटमेंट में धनिया कैसे डालोगे कि देयरफॉर मशीन वुड फिल कितनी बॉटल्स 700 बॉटल्स इन 5 आवर्स। ऐसे इंग्लिश में लिख के बढ़िया से या हिंदी में लिख दीजिएगा, बस स्टेटमेंट लिख के अपने आंसर को थोड़ा हाईलाइट करके खत्म कीजिएगा ताकि टीचर को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, 700 बॉटल्स को अंडरलाइन कर दीजिए इस तरीके से। तो ये आपको एग्जाम में काफी हेल्प करते हैं ऐसे ट्रिक्स जहां पे आप आंसर्स को हाईलाइट कर दे रहे हैं। टीचर आपका पूरा आंसर चेक ही नहीं करेगा, केवल फटाफट लास्ट में आंसर देख के मार्क्स दे देगा फुल आउट ऑफ आउट, मतलब इस सवाल में। चलिए स्क्रीन क्लियर, 700 बॉटल यहां पे फिल होंगी कितने घंटे में 5 घंटे में, एक घंटे में 140, 5 घंटे में 700 और 6 घंटे में 840। स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न 5वां यहां पे सवाल है, अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज 5000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 मीटर 5 सेंटीमीटर। जब आपने उस फोटो को 50,000 टाइम्स किया तो वो 5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, एज शोन इन द डायग्राम। तो ये बहुत छोटा सा था, जब इसको आपने 50,000 गुना एनलार्ज किया तब वो कितने का दिख रहा है 5 सेंटीमीटर का दिख रहा है। अब आपको बताना है व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ कितनी है वो आपको बताना है। इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड टू 20,000 टाइम्स ओनली व्हाट वुड बी द एनलार्ज लेंथ। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ठीक है आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 50,000 टाइम्स एनलार्जमेंट। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। कितना होगा 50,000 टाइम्स एनलार्ज, कितनी हो गई भाई 5 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको टेबल का चित्र दूं, टेबल का फॉर्म दूं, क्योंकि टेबल बहुत जरूरी है, तो आप यहां पे लिखोगे लेंथ, ठीक है, और एनलार्जमेंट, कितना एनलार्ज किया आपने। ठीक है, चलिए ये आपका टेबल बनने जा रहा है यहां पे। तो भाई आपसे पूछ रहा है यहां पे कि ये आपने बनाया, लेंथ कितनी है सर, लेंथ है 5, कब जब आपने एनलार्ज किया कितना 50,000 टाइम्स। ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहा है पहले सवाल में व्हाट इज द एक्चुअल साइज। ठीक है, एक्चुअल साइज करने का मतलब क्या है कि आपने एनलार्ज किया ही नहीं है। ठीक है, एनलार्ज नहीं किया मतलब जितना था उतना ही रहेगा। तो यदि एनलार्ज आपने नहीं किया है 1 पे रखा है उसको, ठीक है, अब भाई एनलार्ज कैसे करोगे सर, वो सेट करना पड़ेगा ना 50,000 गुना। ठीक है, यहां पे जब आप उसको 1 पे 0 पे कर दोगे तो वो दिखेगा ही नहीं, 0 का मतलब है कि कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। तो अगर ये 1 है, अगर एक्चुअल साइज कहते पता लगाओगे कि एनलार्ज किया ही नहीं है मतलब ओरिजिनल साइज पे ही रख दिया, तो अगर ये 1 है आपको बताना है कितना एक्चुअल साइज है। और यदि एनलार्ज 20,000 गुना किया है तब कितना साइज है। ठीक है, चलिए तो अब ये कैसे पता लगाएंगे सर, ये तो सिंपल है, आपको यहां पे रेशियो मेंटेन करना है। तो 5/50,000 इज इक्वल टू x/1। x/0 क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप लिख दोगे कि एनलार्ज नहीं करना है 0 पे रखना है, मतलब कुल मिला के उसका मीनिंग हो जाएगा कि आपको वो दिखना ही नहीं चाहिए, उसको 1 पे रखना मतलब जो एक्चुअल साइज है वही दिखेगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 1/10,000, जिसको आप लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻⁴, क्योंकि 10,000 वैसे होता है क्या, 10,000 सर वैसे होता है
10 की पावर 4 और वो नीचे है उसको ऊपर लाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ये आप पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर्स में, यह है x की वैल्यू। तो जब आपने कुछ भी एनलार्ज नहीं किया, आपने उसको एक्चुअल साइज पर रखा है तो उसका साइज है 1 इंटू 10 पावर -4 सेंटीमीटर। और यदि आपने इसको 20,000 गुना कर दिया तब क्या होगा? तो सर 5/50,000 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि यही से हम कहानी की शुरू कर रहे हैं। जो रेशियो जहां पे है वही रेशियो मेंटेन होगा। इज इक्वल टू यहां पे लिख दो y अपॉन मान लीजिए 20,000। भाई क्या साइज होगा यदि आपने उसको क्या किया? 20,000 गुना कर दिया। अब यहां पे देखो 1/10,000 इंटू वहां पे 20,000 जो डिवीजन में था वो यहां क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इनको आप कैंसिल करेंगे, आपका आंसर आएगा 2। तो y की वैल्यू कितनी आई? यहां पे आई 2। एक बार फिर समझें, पहले आपको बताया गया कि जब आपने किसी बैक्टीरिया के फोटो को 50,000 गुना एनलार्ज किया, मतलब जूम इन किया मान लीजिए, तो वो 5 सेंटीमीटर का दिख रहा है। आपको उसका एक्चुअल साइज बताना है। एक्चुअल साइज मतलब एनलार्जमेंट नहीं किया, मतलब जो एनलार्जमेंट हुआ है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। मतलब जो एक्चुअल साइज था वही दिख रहा है। ठीक है, तो आपने एनलार्जमेंट के वैल्यू को लिख दिया 1 कि एनलार्जमेंट कितना हुआ, जो एक्चुअल साइज था वही होगा। अब एनलार्जमेंट आप कर दोगे 2 तो कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो 1 का मतलब होता है बेसिकली एनलार्ज करना कि जो एक्चुअल साइज है वही दिखेगा। ठीक है, अगर आप एनलार्जमेंट को 0 कर दोगे तो मतलब कुछ नहीं दिखेगा। चलिए, तो उसके हिसाब में आपने जवाब निकाला कि भाई 1 इंटू 10 पावर -4 उसका एक्चुअल साइज है, जिसको एनलार्ज कर करके कितना बनाया? 5 सेंटीमीटर तक लेके आए आप। ठीक है, ऐसे ही आपको दूसरे पार्ट में क्या पूछा था कि यदि 50,000 की जगह केवल 20,000 तक एनलार्ज किया है तो कितना साइज होगा? तो आपने वो बता दिया, कितना होगा? 2 सेंटीमीटर होगा। क्या आपको ये समझ में आई? यस सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, आसान प्रश्न, उससे भी आसान यहाँ पे जवाब, केवल बेसिक कैलकुलेशन करना था जो हमने सही से करके अपना आंसर बता दिया। सवाल क्रमांक 6, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, व्हाट विल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप बी 12 मीटर्स हाई। चलिए, अब यहां पे क्या हो रहा है? एक शिप का मॉडल बनाया गया है। ठीक है, तो मॉडल और एक्चुअल हाइट का आपको यहां पे जानकारी दी है। ठीक है, मॉडल और एक्चुअल। अब मॉडल में वो साइज का जो मास्ट है, मतलब जो ऐसे वो होता है ना जिससे हवा रोकी जाती है, उस तरीके का, तो वो है 9 सेंटीमीटर का। एक्चुअल में कितना है? वो 12 मीटर्स का है। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि यदि शिप की लेंथ है 28 मीटर, यदि शिप की लेंथ है 28 मीटर, तो मॉडल में उसकी क्या होगी डायमेंशन, ये आपको बतानी है। ठीक है, मॉडल में उसकी डायमेंशन कितनी है ये आपको बतानी है। चलिए, अब जो पहली चीज आपको सोचनी है वो ये, टेबल बनाने के बाद जो सबसे पहले मेरे दिमाग में बात आई वो तो यही आई कि भाई मॉडल है सेंटीमीटर में, हाइट है, एक्चुअल है मीटर्स में। तो या तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो या एक्चुअल वाले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो एक्चुअल वाला 12 मीटर की जगह हो जाएगा 1200 और ये हो जाएगा 28 की जगह 2800। हालांकि हो वो कैंसिल जाएंगे, पर फिर भी कहीं कोई गलती ना हो जाए इसलिए हमने जानबूझ के सबको सेम उसमें रख दिया। तो आप क्या लिखोगे स्टेटमेंट में? एक्चुअल हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर मास्ट कितनी है? 12 मीटर्स। ठीक है, तो अब आप लिखोगे एक्चुअल हाइट, या फिर आप यहां पे लिख दो, या इस स्टेटमेंट को आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, हाइट ऑफ 12 मीटर हाई मास्ट इन मॉडल, मास्ट है ना, यहां पे क्या लिखा है? मास्ट इन मॉडल कितनी है? 9 सेंटीमीटर। ये हमने यहां पे स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया हमारे ऊपर दिए हुए सवाल को। अब आपको बताना है हाइट ऑफ या फिर लेंथ ऑफ 28 मीटर लॉन्ग शिप इन मॉडल कितनी हो जाएगी? तो उसको आपने क्या मान लिया? इन मॉडल आपने क्या मान लिया? उसको ए मान लिया। ठीक है, कि यदि मास्ट जो कि 9 मीटर्स का है, जो कि 12 मीटर्स का है, उसकी मॉडल में लेंथ है 9 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है कि जो 28 मीटर लंबी शिप है उसकी मॉडल में कितनी होगी आपकी डायमेंशन। ठीक है, तो आपने क्या किया? टेबल बना दिया, रेशियो बता दिया। अब जो रेशियो यहां मेंटेन हो रहा है वही रेशियो वहां कंटिन्यू होगा, तभी तो मॉडल और शिप एक जैसे लगेंगे, वरना तो 19-20 हो जाएगा। तो 9/1200, या आप उल्टा भी लिख सकते हैं कि 1200 अपॉन 9 वुड बी इक्वल टू A अपॉन 28। तो अब यहां पे ध्यान देना,
ऊपर मॉडल की डायमेंशन, नीचे शिप की डायमेंशन एक्चुअल की, तो ऊपर मॉडल की नीचे एक्चुअल की। अगर आप एक्चुअल को ऊपर करते हैं इस तरफ, तो इस तरफ भी एक्चुअल ऊपर और मॉडल नीचे, उस बात का ध्यान रखना, उल्टा सीधा मत कर देना। अगर ऊपर मॉडल है तो यहां पे भी मॉडल, यहां पे अगर ऊपर अगर एक्चुअल शिप की हाइट है तो फिर आप भी क्या लिखेंगे, एक्चुअल शिप की हाइट ही लिखेंगे। तो दोनों पक्ष एक जैसे ही चलने चाहिए, ठीक है। चलो अब यहां पे आप सॉल्व करोगे तो 9/1200 इंटू 2800 वुड बी द वैल्यू ऑफ ए। जो रेशियो यहां मेंटेन हो रहा है वही वहां मेंटेन हो जाएगा। शून्य से शून्य कैंसिल, यहां पे हो जाएगा 3, यहां पे हो जाएगा 4, 3 3 9, 3 4 12, यहां पे 4 और यहां पे हो जाएगा 7, 9 तिया नहीं 7 तिया कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी ए की वैल्यू। कितना होनी चाहिए, 21 सेंटीमीटर। मतलब मॉडल में कितनी होनी चाहिए, साइज 21 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, आप एंड में कंक्लूजन लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ द शिप इन द मॉडल शुड बी 21 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे आप, लेंथ ऑफ द मॉडल इन द शिप शुड बी 21 सेंटीमीटर। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, यहां पे आसानी से यह सवाल हो गया हमारा सॉल्व। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की। अब सवाल क्रमांक 7 है हमारा कि यदि 2 किलो शक्कर में आपको दिया गया है कि 9 × 10⁻6 क्रिस्टल्स हैं, तो आपको बताना है कि 5 kg शुगर में कितने होंगे। 9 × 10 क्रिस्टल्स का मतलब वो शक्कर के दाने जो होते हैं छोटे छोटे के, जो हम देखते हैं क्यूब शेप में, वो अगर 9 × 10⁻6 है तो आपको बताना है किसमें, 2 किलो में, तो आपको 5 किलो में बताना है कितने होंगे। चलिए क्या करेंगे हम सर, इसमें सबसे आसान रहेगा हमारे लिए एक टेबल बनाना, जहां पे हम सारी वैल्यूज को लिख के अपना काम आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो यहां पे आपने लिखा, सबसे पहले क्या लिखा आपने यहां पे, क्वांटिटी, और नीचे लिखा आपने नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। चलिए तो 2 किलो में कितने, 9 × 10⁻6। अब आपको किस किस में बताने हैं सर, हमें बताने हैं या तो सबसे पहले 5 किलो में कितने होंगे, और उसके बाद बताने हैं 1.2 kgs में कितने होंगे। चलिए क्या है सर, सिंपल हमारा यहाँ पे गणित है कि भाई जो रेशियो यहाँ मेंटेन होगा वही वहां होगा। आप चाहें तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। मतलब अगर इस टेबल को मैं दोबारा बनाऊं तो ऊपर लिख देंगे नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है, नीचे लिख देंगे क्वांटिटी, तो शायद थोड़ा आसान हो जाए आपके लिए कैलकुलेशन करना, हमारे लिए भी। तो नीचे लिख दिया हमने क्वांटिटी, ऑब्वियस सी बात है केजी में, तो 9 × 10⁻6 यहाँ पे 2 किलो, ठीक है। 5 किलो यदि है तो कितने क्रिस्टल्स होंगे वो आपको बताना है, और लास्ट में 1.2 kg होंगे तो कितने होंगे, 5 और 1.2। चलिए क्या होगा पहले पार्ट में सर, जो रेशियो मेंटेन हो रहा है वही हम आगे भी मेंटेन करेंगे। तो 9 × 10⁻6 होल अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल टू A/5। अब ये 5 जो यहां डिवीजन में साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो 9 × 10⁻6 × 5/2 इज इक्वल्स टू A। क्या होगा सर, 9 5 हो जाएगा 45, बिल्कुल ठीक, इंटू 10⁻6 होल डिवाइड बाई 2 इज द वैल्यू ऑफ A। 45 को आप 2 से डिवाइड करेंगे आपको कितना मिलेगा सर, 22.5 इंटू 10⁻6 मिलेगा क्रिस्टल्स। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि आपको सिखाया गया है, तो डेसिमल एक आके हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁻7 क्रिस्टल्स। मतलब कितने हो जाएंगे 5 किलो में, 2.25 इंटू 10⁻7। ध्यान रखिएगा वहां पे 6 था, यहाँ पे 7 है। तो आप ये सोच रहे हैं कि 2 किलो में 9 और 5 किलो में केवल 2.25, तो वैसा नहीं है। 2 किलो में 9 10⁻6, 5 किलो में 2.25 इंटू 10⁻7 होगा, ठीक है। चलिए पहला पार्ट यहां पे हो गया हमारा समाप्त। दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में बोल रहा है 1.2 kg, तो वही रेशियो मेंटेन होगा, 9 × 10⁻6 अपॉन 2 इक्वल्स टू, यहां पे b मान लेते हैं और नीचे क्वांटिटी है 1.2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9 × 10⁻6 इंटू 1.2 होल डिवाइड बाय 2 इज द वैल्यू ऑफ b, मतलब दूसरी वाली क्वांटिटी, ठीक है। चलिए इरेजर लेंगे हम यहाँ पे और अपने सवाल को आगे बढ़ाएंगे। b लिख देते हैं हम यहाँ पे, 9 × 1.2 करेंगे, 9 दूनी हो जाएगा 18, एक कैरी 9 में 9 10,
तो आप पहले डिवाइड कर लीजिए, तो 12 1.2 और 2 को डिवाइड करेंगे आपको आंसर मिलेगा 0.6। ठीक है, 12 दूनी होता है, नहीं 2 इंटू 6 होता है 12, डेसिमल है तो बीच में लग जाएगा, 6 9 हो जाएगा 54। तो क्या हम बोल सकते हैं 5.4 इंटू 10 पावर 6 इज द वैल्यू ऑफ बी, मतलब 1.2 kg में होगा 5.4 इंटू 10 पावर 6। 2 किलो में 9 था, 1.2 kg में कितना हो जाएगा 5.4 के आसपास। ठीक है, क्या आपको यह समझ में आया? जी सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, आसान सा प्रश्न, केवल हमें वैल्यूज निकालनी थी जो कि हमने मल्टीप्लाई करके निकाल ली। हाँ, यहां पे व्यक्ति क्या सोच के घबराता है, 10 पावर 6 से कैसे सॉल्व करेंगे? मत सॉल्व कीजिए ना, आप आगे के नंबर पे फोकस कीजिए, फिर बाद में उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के अपना आंसर समाप्त कीजिए। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। देखो, लाइफ में घबराने वाले, डराने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करेंगे, अपने लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे, तो आसानी से आपको सारे जवाब, हर समस्या का जवाब आपको मिल जाएगा। चलो 8वां सवाल है आपका, रश्मि हैज अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। क्या है आपके मैप का स्केल? मैप का स्केल है आपके 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 किलोमीटर। मतलब अगर मैप पे आप देख रहे हैं कि आपको 1 सेंटीमीटर चलना है, फिर दाएं लेना है, तो असल उसमें लाइफ में जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको 18 किलोमीटर चलने के बाद लेफ्ट या राइट टर्न लेना पड़ेगा। शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 42 किलोमीटर। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी गाड़ी में देखा कि भाई रीडिंग कितनी है और गाड़ी चलाना स्टार्ट किया। गाड़ी चला के वो कहां तक पहुंच गई? 72 किलोमीटर तक। अब आपको बताना है डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा। तो हम एक टेबल बना लेते हैं, इसका टेबल से हमें काफी आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए डिस्टेंस ऑन रोड लिख रहा हूं मैं यहां पे, और नीचे लिख रहा हूं मैं डिस्टेंस ऑन मैप। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑन रोड और नीचे है डिस्टेंस ऑन मैप। रोड में कितना और असल उसमें कितना। ठीक है, डिस्टेंस ऑन मैप। अब जब स्केल है आपका कि भाई रोड पे चलोगे 18 तो मैप पे चलोगे 1, आपको बताना यदि रोड पे चला जा रहा है 72 तो मैप पे कितना चला जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन, जो आपका कैलकुलेशन यहां पे है, वो जो रेशियो वो यहां पे भी मेंटेन होगा, तो 18/1 हो जाएगा 72/x के बराबर। आप उल्टा भी कर सकते हैं कि 1/18 हो जाएगा x/72 के बराबर, बात बराबर ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x होगा 72 के बराबर, 72 के बराबर, x हो जाएगा 72/18 जो कि हो जाएगा 4। 8 चौके 32, 2 यहां 3 ऊपर, 4 1 जा 4, 5 6 7, तो कितना हो जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी यहां पे 4 के बराबर। मतलब मैप पे यदि आप कितना चलेंगे, मैप पे आप चलेंगे 4, तो रोड पे कितना चलेंगे? 72। ठीक है, तो रोड पे चला आपने 72 किलोमीटर, तो मैप में कितना मार्क कीजिएगा? केवल 4 सेंटीमीटर, बस। ये आपको समझ में आया? सीधा सीधा संबंध किसमें है? मैप और रोड में है कि जब आप मैप पे चल रहे हैं 1, रोड पे चल रहे हैं 18, जब आप रोड पे चल रहे हैं 72, मैप पे चलेंगे 4। रेशियो मेंटेन रहेगा, रेशियो हिलेगा तो फिर मैप और रोड सिंक में नहीं रहेंगे, मैप पे कहीं और जाएंगे, रोड पे कहीं और जाएंगे, और फिर आप अपनी मंजिल से भटक जाएंगे। चलिए सवाल क्रमांक 9, A 5 meter and 60 centimeter high vertical pole cast a shadow of 3 meter and 20 centimeter. ठीक है, find at the same time the length of shadow cast by 10 meter and 50 centimeter high pole. ठीक है, and the height of pole which cast a shadow of 5 meter long. चलिए क्या दिया आपको? वही एक सूर्य है, हमारे सूर्य की प्रकाश आ रहा है, तो भाई किसी भी चीज का शैडो बनेगा। तो यहां पे जो शैडो बन रहा है और जो एक्चुअल हाइट है उसके बीच का कंपैरिजन दिया है, तो हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए। उसके बाद स्टेटमेंट वगैरह तो लिख लेंगे हम कभी भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप यहां पे लिखेंगे ओरिजिनल हाइट, तो ओरिजिन हाइट लिख देते हैं हम लोग। क्या लिख रहे हैं? ओरी हाइट लिख रहे हैं। ठीक है, HEIGHT, ओरी हाइट मतलब ओरिजिनल हाइट है ना। चलिए, और नीचे हम लिख रहे हैं यहाँ पे शैडो, कि शैडो कितनी बन रही है। तो जब ओरिजिनल हाइट है 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर, जिसको आप 560 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। कैसे भाई? 1 मीटर में होता है 500 सेंटीमीटर, 500 और 60 जोड़ोगे 560। इसकी हाइट कितनी है सर? शैडो की हाइट है 320 सेंटीमीटर। कैसे?
3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर और, तो आपने ऐड कर दिया 320। अब पहला केस क्या बोल रहा है कि यदि पोल की हाइट है 10 मीटर मतलब 1050 है यदि पोल की हाइट, तो आप बताइए शैडो कितनी होगी। दूसरे पार्ट में यदि शैडो की हाइट है 500 सेंटीमीटर, 5 मीटर क्या होता है भाई, 500 सेंटीमीटर होता है, तो आपको बताना है ये वैल्यू कितनी होगी। आप चाहें तो इसको y और इसको x भी लिख सकते हैं। जो कनेक्शन अब तक हम पढ़ते आए हैं वही होगा भाई, जो रेशियो पहले का है वही रेशियो सबका मेंटेन चला जाएगा, या फिर वही रेशियो मेंटेन किया जाएगा। चलिए, आप चाहें तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि भाई हाइट ऑफ शैडो फॉर किसके लिए, फॉर 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर हाई पोल। कितनी है भाई हाइट ऑफ शैडो, आपका जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या अज्यूम कर रहे हैं, लेट हाइट ऑफ शैडो फॉर कितने मीटर, 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर हाई पोल बी वाई। चलिए, आपने मान ली कितनी है, y है। तो स्टेटमेंट लिख के आप अपने सवाल को एकदम अच्छा सा रूप दे सकते हैं। एग्जाम में आपको हमेशा सजेस्ट किया जाएगा कृपया स्टेटमेंट लिखें अच्छे से, भले ही बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, पूरी कविता कहानी लिख ली, शॉर्ट में लिखना एकदम आपको, ठीक है, ताकि आप अपना मीनिंग कन्वे कर पाए आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो भाई जो रेशियो मेंटेन हो रहा है पहले वाले केस में वही रेशियो मेंटेन होगा अगले हर केस में, क्योंकि भाई सूरज क्योंकि कंसिस्टेंट है, धूप कंसिस्टेंट है, तो रेशियो कंसिस्टेंट रहेगा, खाली अलग अलग हाइट के हिसाब से शैडो अलग अलग होती जाएगी। चलिए, यहां पे 0 से 0 कैंसिल, 56 और 32 में कोई कनेक्शन है क्या, जहां तक मुझे याद है 8 से कैंसिल हो जाते हैं ये लोग, तो 8 4 जा 32, 7 8 जा 56। ठीक है, तो 7/4 यहां पे हो जाएगा, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 7y इक्वल्स टू 1050 इंटू 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1050 इंटू 4/7, और ये महाशय डिविजिबल है, तो आप जब डिवाइड करेंगे 1050 को 7 से, तो यहां पे देखिए 7 1 जा 7, यहां पे 7 1 जा 7, 35, 7 5 जा 35 और ये हो जाएगा 150। तो y की वैल्यू कितनी, सर y की वैल्यू है 150 इंटू 4, मतलब y की वैल्यू हो जाएगी 600 मीटर, 600 सेंटीमीटर, जिसको आप 6 मीटर भी लिख सकते हैं, 600 सेंटीमीटर या फिर 6 मीटर। ये तो हो गया एक पक्ष, एक साइड। अब इसका दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि यदि शैडो है 5 मीटर लंबी, तो फिर बताओ एक्चुअल हाइट कितनी होगी। जो रेशियो मेंटेन हुआ है वही मेंटेन होगा, तो भाई 560 डिवाइड बाय 320 इज इक्वल्स टू x/500। चलिए कैंसिल करेंगे आप, तो ये अभी भी वैसे ही कैंसिल होंगे, 7 और 4 सॉल्व करने के लिए 7 इंटू 500 होल डिवाइड बाय 4, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कैंसिल यदि आप करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35, तो 7 इंटू 5 इंटू 100 लिख देते हैं, और नीचे डिवाइड बाय 4। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 100 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, कितने जा 25, तो 35 इंटू 25 करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 35, 7 5 जा 35 इंटू 25। सबका अपना अपना सॉल्व करने का तरीका है, आप चाहिए तो 500 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो जहां तक मुझे ध्यान है आपका जवाब आएगा 125। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 5 यहां 2 ऊपर, 5 से 15 16 17, और यहां पे कितना आएगा सर, यहां पे 5 25, 5 है 2 ऊपर, 5 से 15 16 17, 5 2 जा 10, 0 यहां 1 ऊपर, 3 2 6 1 7, तो 875, मतलब बेसिकली कितना 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर, 875 सेंटीमीटर होगी आपकी x की वैल्यू। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, अगर आप दूसरे तरीके से चेक करना चाहें तो 125 इंटू 7 करेंगे तो भी सेम आंसर आना चाहिए, 7 5 35, 5 है 3 ऊपर, 7 दूनी 14, 15 16 17, 7 और 8 875, इस तरीके से भी आ रहा है। तो कैसे भी कैलकुलेट करें आंसर आपका सेम ही आएगा, कितना 875 सेंटीमीटर। हाँ, ये नए वाले केस में आपसे अनुरोध है कृपया करके स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाह रहे हैं, अगर ऐच्छिक हैं आप स्टेटमेंट लिखने के, तो कृपया करके लिखें और अपने आंसर को यहां पे समाप्त करें। एंडिंग स्टेटमेंट भी लिखना है, दोनों पार्ट्स का अलग अलग लिख के आप एग्जाम में अपने मार्क्स में
कोई भी कमी ना छोड़ें, कोई भी कसर ना छोड़ें जहां पे आपका टीचर आपके मार्क्स काट पाए। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल क्रमांक 10 है हमारा, अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। ठीक है, इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, ठीक है, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। वेरी गुड। चलिए क्या दिया आपको जानकारी, तो भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 25 मिनट्स क्या लिखोगे आप सर, यहां पे हम लिखेंगे 14 किलोमीटर। अब आपको पता क्या करना है, तो लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हाउ मेनी आवर्स, इन 5 आवर्स बी एक्स, कि भाई x किलोमीटर किया है। चलो अब टेबल बनाते हैं इसका, क्योंकि टेबल बनाने से हमें हर सवाल को सॉल्व करने में काफी आसानी होती है। चलिए कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाता है। तो डिस्टेंस है आपका और यहां पे आपका है टाइम, 14 किलोमीटर 25 मिनट, x किलोमीटर 5 घंटे हैं। लेकिन क्योंकि ऊपर का कैलकुलेशन हमारा किस में है, ऊपर का कैलकुलेशन मिनट्स में है, तो ये आवर्स को भी मैं मिनट में कन्वर्ट करके सेम नोटेशन में ले आऊंगा ताकि कैलकुलेशन में कोई भी गड़बड़ ना हो। अगर आप एक को मिनट में एक को आवर्स में रखेंगे तो फिर पक्का प्रॉब्लम होगी। चलिए 5 आवर मतलब हो जाएगा 300 मिनट। कैसे पता आपको, सर 1 घंटे में 60 मिनट, 5 इंटू 60 करेंगे 6 5 30, तो 300 मिनट आएगा। चलिए तो टाइम आपका हो गया 300 मिनट। अब को सॉल्व कैसे करेंगे, जो रेशियो 14 और 25 ने मेंटेन किया है वही रेशियो x और 300 भी मेंटेन करेंगे। 14/25, 300 जो डिवीजन में है साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सर ये हो जाएगा 14 इंटू 3 इंटू 100 होल डिवाइड बाय 25 इज द वैल्यू ऑफ x। मैंने क्या किया, 300 को अलग कर दिया, 3 और 100, 25 और 100 कैंसिल तो 4 बचेगा, 4 3 12, तो आपको 14 इंटू 12 करने पे अपना जवाब मिल जाएगा। कितना करने पे, 14 इंटू 12 करने पे आपका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे आप इसको सॉल्व, सर ये तो सिंपल है, यहां पे 4 इंटू 14 इंटू 12 करना है, 4 2 8, 2 1 2, 28 और 14, 168 किलोमीटर गाड़ी ट्रैवल करेगी। कितना ट्रैवल करेगी, 168 किलोमीटर। तो x की वैल्यू कितनी, 168 किलोमीटर। तो इसी के साथ यहां पे हमें क्या मालूम चल रहा है कि 14 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है, 25 मिनट। तो 5 घंटे में कितना ट्रैवल होगा, 168 किलोमीटर। ये सवाल हमारा यहां पे हो जाता है सॉल्व। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, और जहां तक मेरा ज्ञान कहता है एक्सरसाइज भी यहां पे होती है समाप्त। तो लेकिन आपके लिए पढ़ाई करने के मौके कहां समाप्त हो रहे हैं, मैनेट ब्रेन्स की अब यूट्यूब चैनल के अलावा खुद की वेबसाइट भी है और हमारा ऐप भी हो गया है। और हमने ये चीज क्यों की है पहले मैं आपको वो समझाना चाहूंगा। तो भैया आपको मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैनेट ब्रेन्स पे हमारा जो चैनल है यूट्यूब का, हर दिन हजारों वीडियोस आते हैं। मतलब अब तक हमारे कुल मिला के 25 से 30 हजार से भी ज्यादा वीडियोस करीब होंगे हमारे चैनल पे। इतने सारे वीडियोस में कहीं आपके काम के वीडियोस गुम ना जाएं, ये चिंता हमें हमेशा सताती रहती है। इसलिए हमने क्या किया, हमने आपके लिए यहां पे अलग अलग प्लेटफॉर्म बना दिए। मतलब आप जो भी क्लास की जो भी चीज पढ़ना चाहते हैं, अपने मर्जी के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप जो भी यहां पे एनटीएससी पढ़ना चाहते हैं, ओलंपियाड पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम्पलर पढ़ना चाहते हैं, कक्षा 8वीं की बेसिक एनसीईआरटी और कॉन्सेप्ट्स लर्न करना चाहते हैं, सब आपको यहाँ अलग अलग वेज में मिल जाएगा, ताकि आपके काम के सेशंस, आपके काम के लेक्चर्स आपसे मिस ना हो जाएं। जैसे एग्जांपल, आप क्लास 8 की मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, क्लास 8 के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, क्लास 8 के टैब पे क्लिक कीजिए। क्लास 8 में कौन से सब्जेक्ट के कितने सेशन से हमने क्या चीज पढ़ाई है, क्या नहीं पढ़ाई है, सब आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। बस आपको यहां पहुंच के वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आपको चैप्टर वाइज लिस्ट मिलेगी। हर एक चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं आपको वो भी जानकारी दी जाएगी, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, बैक टू बैक लेक्चर्स आते हैं और आपके लेक्चर्स मिस हो जाते हैं कि ये वाला लेक्चर कब आया था। तो आपसे वो मिस ना हो, इसलिए यहाँ पे आपको सीक्वेंस पूरा दिया गया है। ध्यान से आप देखेंगे, किसी भी आप टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे लेक्चर क्या है, उसमें क्या पढ़ाया गया है, कितनी ड्यूरेशन है, सब जानकारी आपको दी जाती है, ताकि आपका काम का लेक्चर कोई मिस ना हो। और क्योंकि ड्यूरेशन दी है तो वो आपको क्या फायदा करता है, आप अपने हफ्ते की या महीने की प्लानिंग कर सकते हैं कि इस दिन मुझे ये वीडियो देखना है, ये सेशन देखना है, ये इतने घंटे का है तो मैं इतने घंटे में ये सब्जेक्ट पढ़ लूंगा, उसके बाद अगले आधे घंटे में 1 घंटे में ये वाला सेशन देख के ये टॉपिक कवर कर लूंगा। तो आप अपनी प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे, एग्जाम के हिसाब से आपकी कोई भी चीज मिस नहीं
होगी, ठीक है। एंड कुछ इस तरीके से जैसे हमारे YouTube के वीडियोस होते हैं हूबहू वैसे ही वीडियोस यहाँ पे आते हैं, टीचर भी सेम, कॉन्सेप्ट भी सेम, सब कुछ सेम, केवल एक डिफरेंस है वहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट, नोटिफिकेशन और बहुत सारे सजेशंस और डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो कि आपको पढ़ने नहीं देते या फिर आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। मान लीजिए आप अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और आप एकदम निर्दोष मासूम बच्चे हैं जहां पे नोटिफिकेशन आ जाता है किसी नए गाने के रिलीज का और आप वो देखने लग जाते हैं, तो यहाँ पे वो चीज नहीं होगी। आपका पूरा फोकस कहाँ रहेगा, आपकी पढ़ाई पे रहेगा। और वही हम हमेशा चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और अपने एग्जाम्स में अच्छे से मार्क्स लाएं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। इस सेशन में हमने क्या किया, तो भाई चैप्टर 13 जो है हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन एनसीईआरटी का, उसको हमने शुरू किया और एक्सरसाइज 13.1 को हमने यहाँ पे सॉल्व किया। उसके पहले हमने एग्जाम्पल भी देखे और ट्राई दिस भी सॉल्व किया। अगर आपने इनमें से कुछ मिस किया है तो एक बार दोबारा देख लीजिए, आपको वो सारी चीजें समझ आ जाएंगी। छोटा सा होमवर्क, सारे क्वेश्चन को एक बार दोबारा सॉल्व कीजिए ताकि आपके एग्जाम की तैयारी आज ही हो जाए, आपको फिर दोबारा कुछ अलग मेहनत ना करनी पड़े। एक रिक्वेस्ट और, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। बाकी तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।